अस्सलामुअलैकुम। अमरीकी आर्मी के चंद बड़े अफसरान मैन किलर की मुसलसल नाकामियों से मायूस हो गए थे। उन्होंने उसकी लाइलमी में एक हंगामी इजलास मुनक्किद किया। उस खुफिया इजलास में फ़ौज के सिर्फ 6 बड़े अफसरान शरीक थे जो योगा के माहिर थे। उन्हें यह अंदेशा नहीं था कि मैन किलर या दूसरे टेलीपैथी जानने वाले उनके दिमागों में पहुंच सकेंगे। एक अफसर ने कहा, मैन किलर को टेलीपैथी के शोबे का हेड बनाने में उजलत से काम लिया गया। उसकी सलाहियतों को अच्छी तरह आजमाया नहीं गया। उसकी कमज़ोरियों पर तवज्जो नहीं दी गई। अब उसकी कमज़ोरियाँ सामने आ रही हैं। दूसरे अफसर ने कहा, उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि वह अपनी गलतियों पर पर्दा डालता रहता है ताकि हम उसे नाअहल ना कह सकें। तीसरे ने कहा, वह झूठ ऐसे बोलता है जैसे सच कह रहा हो। उसने पहले पोरस को गिरफ्तार किया था। हमसे कहता रहा कि पारस को गिरफ्तार किया है और उसे ऐसे सख्त पहरे में कैद रखा है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। और जब पोरस उस सख्त पहरेदारी से निकलकर भाग गया तो वह अपनी सफाई पेश न कर सका, हमें मुतमईन ना कर सका कि वह कैसे फरार हो गया। एक अफसर ने सामने रखे हुए गिलास से कोल्ड ड्रिंक के चंद घोंट पिए, फिर कहा, हम टेलीपैथी की भूल भलैयों को समझ नहीं पाते हैं और वह मैन किलर हमें उल्टी सीधी बातें समझाकर मुतमईन करने की कोशिश करता रहता है। उसने जरगाम को सोनिया के मुकाबले में भेजा, वहाँ भी उसे मुंह की खानी पड़ी। टेलीपैथी के शोबे का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हमें मायूस करता जा रहा है और ऐसे में दुनिया के तमाम टेलीपैथी जाने वालों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इल्म मिटने वाला और मिटाने वाला पोरस होगा। एक आला अफसर ने कहा, हमारी टेलीपैथी जाने वालों का यह मुतफिका फैसला है कि अगर पोरस को हलाक ना किया गया तो हमारा मुल्क सुपर पावर बनकर नहीं रह सकेगा। दूसरे चंद फौजी अफसरान और आला हुक्काम कहते हैं कि मैन किलर को मजीद मौका दिया जाए, वह पोरस को ढूंढ निकालेगा। एक अफसर ने नागवारी से कहा, कल शाम मैन किलर ने पूरी फोर्स के साथ पोरस को घेरने की कोशिश की थी। पोरस उन्हें अपने पीछे दौड़ाता रहा। वह एक पार्क में गया। ताजुब है कि एक पार्क का मुहासरा करके उसे गिरफ्तार ना किया जा सका। मैन किलर पर मजीद भरोसा करना दानिशमंदी नहीं है। दानिशमंदी ये होगी कि अब एक ही टेलीपैथी जानने वाले की क़यादत पर तकिया ना किया जाए। मैन किलर के अलावा हमारे पास कितने ही ज़हीन, हाजिर दिमाग और चालाक टेलीपैथी जानने वाले हैं। हम उनमें से एक ज़बरदस्त जवान का इंतखाब कर सकते हैं। आप हजरात क्या कहते हैं? एक आला अफसर ने कहा, हमने ऐसा किया तो मैन किलर एतराज़ करेगा। हम मैन किलर को किसी तरह मुतमईन करेंगे। उससे कहेंगे कि आर्मी वालों को अपने पर्सनल मामलात के लिए एक टेलीपैथी जानने वाले की ज़रूरत है। वो हमारे मातहत रहकर काम करेगा। बहरहाल मैन किलर से निमट लिया जाएगा। हमारे पिछले तजुर्बात हमें यही समझाते हैं कि जब भी हम अपने टेलीपैथी जानने वालों पर तनकीद करते हैं, उनकी गलतियों की निशानदेही करते हैं या उनके ओहदे से उन्हें हटाना चाहते हैं, तो वो पहले गुस्ताखी और नाफरमानी करते हैं, फिर बागी बन जाते हैं, मुल्क से फ़रार होकर अपनी एक नई टीम बना लेते हैं। बेशक वो ऐसा कर चुके हैं। आइंदा मैन किलर भी ऐसा कर सकता है, लेकिन किसी के बागी बन जाने के खौफ से हम किसी नाअहल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे जो टेलीपैथी जानने वाले उससे ज़्यादा अहल हैं। हम उनकी अहलियत, काबिलियत और उनकी बेहतरीन सलाहियतों से फ़ायदा उठाएंगे। अब हमें यह फैसला करना है कि मैन किलर के अलावा और किस टेलीपैथी जानने वाले को आजमाया जाए। आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में जिस टेलीपैथी जानने वाले ने हर इम्तिहान में सबसे ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की हैं, उसका नाम स्टोन हार्ट है। मैं चाहूँगा कि उसे टेलीपैथी के शोबे से निकाल कर बाकायदा आर्मी में लाया जाए। तमाम आला अफसरान स्टोन हार्ट की हमायत में मुत्तफिक हो गए। अमेरिका, रूस और इसराइल के ट्रेनिंग सेंटर में सुराग रसानों और सीक्रेट एजेंटों को जो तरबियत दी जाती है, उसमें सबसे अहम कोर्स फ़रहाद अली तैमूर और उसकी फैमिली के दूसरे अफराद के बारे में होता है। तमाम सुराग रसानों और सीक्रेट एजेंट्स को फ़रहाद, सोनिया, पारस और अली तैमूर वगैरह की पूरी हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी। उनकी तमाम हरकत व सकनात को वीडियो फिल्मों के ज़रिए दिखाया जाता। उन फौजी अफसरान ने स्टोन हार्ट को इंटरव्यू के लिए तलब किया। एक अफसर ने पूछा, हम तुम्हें एक टॉप सीक्रेट मिशन में भेजना चाहते हैं, क्या तुम खुद को ऐसे मिशन का अहल समझते हो? उसने जवाब दिया, सर, मैं बहुत अरसे से मुंतज़िर हूँ कि मुझे एक मौका मिले और मैं कोई बड़ा कारनामा अंजाम देकर आप हजरात का एतमाद हासिल करूँ। एक और अफसर ने पूछा, अगर कभी सोनिया से तुम्हारे मुकाबले की नौबत आ जाए तो तुम क्या करोगे? सर, मैंने सोनिया के लाइन ऑफ एक्शन का मुशाहिदा बड़ी तवज्जो से किया है। मुकाबले की नौबत आए तो वो लड़ने में वक्त ज़ाया नहीं करती है, बड़ी मक्कारी से अपने मुकाबिल को उलझा कर चुपचाप अपना काम निकाल लेती है। तमाम आला अफसरान बारी बारी उससे सवाल करने लगे। वो बहुत ही माकूल जवाब देता रहा। वो इंतहाई ज़हीन था और उसकी याददाश्त इतनी मुस्तहकम थी कि वो बड़े बड़े मुजरिमों की हिस्ट्री याद रखता था और अपनी डायरी में ये नोट भी करता था कि मुजरिमों की कमज़ोरियों तक कैसी कैसी तदाबीर से पहुंचा जा सकता है। उन अफसरान ने एक टॉप सीक्रेट मिशन के लिए स्टोन हार्ट का इंतखाब किया, टेलीपैथी के शोबे के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैन किलर को, और दूसरे आला हुक्काम को लिख भेजा कि आर्मी के लिए एक ख़ास टेलीपैथी जानने वाले की ज़रूरत है, लिहाजा स्टोन हार्ट की तकर्री आर्मी में की जाए। मैन किलर ने मुखालफत करते हुए कहा, टेलीपैथी का शोबा आर्मी की हर ज़रूरत के वक्त काम आता है, इसलिए अलहदा से आर्मी में किसी टेलीपैथी जानने वाले की तकर्री ना की जाए। आर्मी के सबसे बड़े अफसर ने कहा, आर्मी के कुछ टॉप सीक्रेट मामलात होते हैं, हम ऐसे मामलात में सिर्फ एक टेलीपैथी जानने वाले को अपना राजदार बनाएंगे, लिहाजा आर्मी की यह दरख्वास्त कबूल की जाए।
और स्टोन हार्ट को आर्मी के हवाले किया जाए। फ़ौज के दूसरे आला अफसरान और आला हुकाम के लिए मैन किलर बहुत अहम था, और वो 6 बड़े अफसरान जो स्टोन हार्ट का मुतालबा कर रहे थे फ़ौज के अहम सतून थे, उन्हें नाराज़ नहीं किया जा सकता था। मैन किलर को इस बात का गुस्सा था कि आर्मी वाले उसके मुकाबले में स्टोन हार्ट को अपने सीक्रेट मामलात में क्यों राजदार बना रहे हैं और उस पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे। तमाम अकाबरीन ने मैन किलर को समझाया कि सभी उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट की हैसियत से कई अहम मामलात में दिन रात मसरूफ़ रहते। अगर उसकी तकर्री आर्मी में की गई तो उसे टेलीपैथी के शोबे को छोड़ना और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के ओहदे से मुस्ताफ़ी होना होगा। वो इतने बड़े ओहदे से महरूम नहीं होना चाहता था, इसलिए अकाबरीन के सामने कायल हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर झुंझलाने लगा। वो 6 बड़े अफसरान योगा के माहिर थे, वरना उनके दिमाग में जाकर टॉप सीक्रेट मिशन के बारे में बहुत कुछ मालूम कर लेता। आर्मी के उन 6 अफसरान ने स्टोन हार्ट को अपने एक खुफिया इजलास में बुलाया, फिर उसे खुशखबरी सुनाई कि वह आइंदा आर्मी में रहकर काम करेगा। किसी भी मामले में मैन किलर के आगे जवाबदेह नहीं होगा। उसे पहली आजमाइश के तौर पर ऐसे मिशन पर भेजा जा रहा है जिसमें मैन किलर कई बार नाकाम हो चुका है। स्टोन हार्ट ने कहा, मैं समझ गया सर, मुझे ईरान भेजा जा रहा है। तुम दुरुस्त समझ रहे हो, हम ईरान को अंदर से खोखला करने के लिए वहाँ तकरीबी कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। लेकिन तेहरान में सोनिया के बायस तकरीबी कार्रवाइयाँ सर्द पड़ गई हैं। दूसरे इलाकों में कुछ कामयाबियाँ होती हैं, बाद में वहाँ हमारे आदमी पकड़े जाते हैं। दूसरे अफसर ने कहा, सोनिया के बेशुमार मातियत और ईरानी रज़ाकार दूसरे इलाकों में फैले हुए हैं, वो हमारे दहशत गर्दों की ताक में रहते हैं। तीसरे अफसर ने कहा, इस सिलसिले में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो हमारे आदमियों को पकड़ने के बाद यह साबित कर देते हैं कि वो सब अमरीकी आलाकार हैं। सैटेलाइट के ज़रिए सारी दुनिया में उन्हें बेनकाब कर देते हैं। इस तरह अमरीका बदनाम हो रहा है। अगरचे हम उनके इल्ज़ामात का जवाब सैटेलाइट के ज़रिए सारी दुनिया को देते हैं, इसके बावजूद सोनिया की वहाँ मौजूदगी से हमारी पोजीशन कमज़ोर हो रही है। स्टोन हार्ट ने कहा, मैं ये तमाम बातें जानता हूँ। आप चाहते हैं सोनिया ईरान में ना रहे, उसने वहाँ अपनी खास मातियतों और ईरानी रज़ाकारों की जो टीम बनाई है वो कमज़ोर हो जाए। सोनिया वहाँ से जाएगी या उसे मौत आएगी, तभी वो टीम कमज़ोर होगी और उसके मुकाबले में हम गालिब आएंगे। मेरी कोशिश होगी कि वो सिर्फ तेहरान नहीं, ईरान छोड़कर चली जाए। तुमसे पहले भी ये दावा जरगाम और दूसरे टेलीपैथी जाने वालों ने किया था, उनका अंजाम हमारे सामने है। सर, मैं मैन किलर और जरगाम वगैरह की तरह दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कोशिश करने की बात कह रहा हूँ। कोशिशों के दौरान में कभी कामयाबी भी होती है और कभी नाकामी भी। आप मुझे एक बार आजमाएं और वहाँ जाने दें। ठीक है, हम तुम्हारे जाने के इंतजाम करेंगे। सॉरी सर, सरकारी सतह पर या खुफिया तौर पर भी मेरे लिए कुछ ना किया जाए, मैं बड़ी राजदारी से तनहा जाऊँगा। क्या तुम्हें मज़ीद टेलीपैथी जाने वालों की ज़रूरत पेश आएगी? नो सर, ईरान के कई इलाकों में हमारे सीक्रेट एजेंट, आलाकार और ज़र ख़रीद ईरानी है। उन तमाम लोगों से रब्ता करने के अलग अलग कोड वर्ड्स हैं, वो तमाम कोड वर्ड्स नोट कर लो। सॉरी सर, मैं किसी का कोड वर्ड याद नहीं रखूँगा, किसी से रब्ता नहीं करूँगा। जब ये लोग गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर सैटेलाइट के ज़रिए बयान देते हैं कि अमेरिका के ज़र ख़रीद हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे हमारा मुल्क बदनाम हो जाए। सब ने हैरानी से एक दूसरे को देखा, फिर पूछा, क्या तुम वहाँ सोनिया और उसकी टीम के मुकाबले में तनहा रहोगे? सर, मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूँ, मुझे तनहा जाने दें। अगर मर जाऊँगा तो सिर्फ एक आदमी मारा जाएगा। वो अफसरान संजीदगी से सोचने लगे, एक दूसरे से मशवरे करने लगे। आखिर उन्होंने एक नया तजुर्बा करने के लिए उसे तनहा जाने की इजाज़त दे दी। मैंने बहुत आराम कर लिया। अब बाबा साहब के दायरे से निकलकर घूमने फिरने की ख्वाहिश हो रही थी। ऐसे वक्त मेरी बेटी आला बीबी ने कहा, हमारी किस्मत भी अजीब है। आप हमारे पास रहते हैं तो मम्मा नहीं रहती, और जब मम्मा आएंगी तो आप किसी मुहिम पर रवाना हो जाएंगे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हमारे ख़ानदान में यही हो रहा है। पारस और अली भी हमेशा हमारे साय में नहीं रहते। पारस ने तुम्हारी मम्मा के साय में बचपन गुजारा और मुझसे दूर रहा। अली भी अपनी मामा आमना के साय में रहा और कभी मेरे साय में, और अब तो दोनों ही आज़ाद पंछियों की तरह ना जाने कहाँ कहाँ उड़ते फिरते हैं। तुम्हारे साथ भी यही होगा? आला बीबी ने पूछा। किबरिया और नादीदा बाबर को इदारे से दूर क्यों रखा गया है? क्या वो दोनों मेरी तरह यहाँ तालीम हासिल नहीं करेंगे? बेटी, तुम्हारी मामा आमना रूहानी टेलीपैथी की हामिल है। तुम्हारी मामा ने किबरिया और बाबर को लाहौर में रखा है। बाबर अभी बहुत छोटा है। किबरिया को ख्याल ख्वानी के जरिए बाबा साहब के इदारे से तालीम दी जा रही है। टेलीफोन की घंटी बजने लगी। आला बीबी ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा, हेलो, मैं आला बीबी सानी हूँ और मैं हूँ तुम्हारी मम्मा। कैसी हो तुम? ओह मम्मा, आई लव यू। अभी पापा से आपकी बातें हो रही थी। क्या आप तेहरान से बोल रही हैं? हाँ, मैं इसी शहर में हूँ। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आपको तो याद करते ही बेटी के पास आ जाना चाहिए। क्या मैं आपको बुलाने के लिए पापा से सिफारिश कराऊँ? सिफारिश की ज़रूरत नहीं, मेरी ममता मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है। फ़ोन बंद करने के बाद अपने पापा से कहना मुझसे दिमागी रब्ता करें। मैं अभी कहती हूँ, आप ज़रूर आएँ और जल्द आएँ। आला बीबी ने फ़ोन रखकर मुझसे कहा, मम्मा आपका इंतज़ार कर रही हैं। मैंने सोनिया के पास आकर कहा, बेटी ने पैगाम दिया, मैं चला आया। क्या यहाँ आने का इरादा है? यही सवाल तुमसे करती हूँ, मुझे अपनी बेटी से कितने अरसे तक जुदा रहना चाहिए?
मेरा ख्याल है काफ़ी अर्सा हो चुका है, तुम्हें यहाँ आ जाना चाहिए। शुक्रिया, तो फिर तुम तेहरान चले आओ। मैं वहाँ क्या करूँगा? क्या ये काफ़ी नहीं है कि वहाँ दुश्मन तुम्हारे नाम से जल रहे हैं? मैं चाहती हूँ अब तुम्हारे नाम की दहशत तारी रहे। मैं सोच रहा था इदारे से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, तुम कह रही हो तो चला आता हूँ। तो फिर तुम कब आ रहे हो? अभी ख्याल ख्वानी के ज़रिए मालूम करता हूँ। जिस फ़्लाइट में सीट मिल जाएगी चलाऊँगा, तुम्हें फ़्लाइट नंबर बता दूँगा। मुझे दूसरे दिन सुबह की फ़्लाइट में जगह मिली। मैंने सोनिया को बता दिया कि मैं वहाँ दोपहर तक पहुँच रहा हूँ। मैं बहुत अरसे के बाद खुली फ़िज़ा में आया, लेकिन सफ़र के दौरान में चंद घंटों तक त्यारे के अंदर कैद रहा। वहाँ सीटों पर एक जवां मर्द और एक जवां खातून बैठी हुई थी। मेरी सीट एक किनारे थी। खातून उस सीट पर आ गई। मैंने एतराज़ किया, ये मेरी सीट है, आप अपनी सीट पर तशरीफ़ रखें। वो आजिज़ी से बोली, प्लीज़ एक मेहरबानी करें, मुझसे सीट बदल लें। वो जो मेरे साथ बैठा हुआ है बहुत बोर है, आप ज़रा उसे देखें। मैंने देखा उसके सामने शतरंज की बिसात बिछी हुई थी। मुख्तलिफ़ खानों में मोहरे रखे हुए थे और वो सर झुकाए आगे चाल चलने के लिए सोच रहा था। मैं उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। वो शुक्रिया अदा करते हुए बोली, सो नाइस ऑफ़ यू, हमारा सफ़र अच्छा रहेगा। मैंने पूछा, तुम इस हम सफ़र से बेजार क्यों? उसने मुझसे बात नहीं की। तमाम रास्ते तनहा शतरंज खेलता रहा, एक मोहरे से दूसरे मोहरे को मारता रहा। शतरंज ज़हीन लोगों का खेल है। ये शख्स संजीदा और ज़हीन लगता है। जो किसी खूबसूरत औरत से बात न करे, क्या वो खाक ज़हीन होगा? इसका मतलब है तुम मुझे ज़हीन समझ रही हो क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी हसीन औरत से गुफ्तगू कर रहा हूँ। वो मुस्कुरा कर बोली, अब मैं ऐसी भी हसीन नहीं हूँ। मैंने कहा, तुम्हें अपने हुस्न व शबाब का एहसास नहीं है। ये सच है कि हीरा खुद अपनी कदर नहीं जानता। उसे तो हम जैसे जौहरी ही परख सकते हैं। मेरा ख्याल है तुम कमारी हो, अभी तक कोई परखने वाला नहीं आया है। वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, जबकि पहली खासी फूली हुई सेहतमंद थी। बदन की जिल्द इतनी मोटी थी कि नज़ाकत का दूर दूर तक पता न चलता। मैंने कहा, मुझे मोटी खाल वाले गेंडे बहुत पसंद हैं और तुम्हारी खाल बहुत मोटी है। वो चौंक कर बोली, क्या? तुमने अभी क्या कहा? मेरी खाल मोटी है? इतनी मोटी है कि गेंडे देखकर हैरान हो जाएंगे। वो चीख कर बोली, यू शट अप, तुम्हें औरत से बात करने की तमीज़ नहीं है? कई मुसाफिर हमारी तरफ देखने लगे। स्टीवर्ड ने आकर पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, ये खातून मेरी सीट पर बैठ गई है। अब कह रही हैं कि इनकी खाल गेंडे की तरह मोटी है। अगर मोटी है तो मैं क्या करूं? मैंने सिर्फ इतना कहा, आप इंसान अपनी मिसाल किसी जानवर से ना दें। खातून ने कहा, यह झूठ कहता है, असल बात यह है कि। स्टीवर्ड ने बात काट कर कहा, मैडम, आपके पास जो मुसाफिर आकर बैठता है आप उससे झगड़ा करने लगती हैं। एक बेचारे का सफ़र ख़त्म हो गया, वो चला गया। दूसरे साहब शतरंज में मसरूफ़ हैं, आप उनसे भी लड़ती रही हैं। अब ये तीसरे साहब आए हैं, आप इनसे भी शुरू हो गई हैं। क्या मैं लड़ाका हूँ? क्या मैं पागल नज़र आती हूँ? प्लीज़ आप मेरे साथ चलें, मैं आपके लिए अलहदा सीट का इंतज़ाम करूँगा। प्लीज़ आइए। स्टीवर्ड उसे अपने साथ ले गया। दूसरी बार वो एक जवान दोशीज़ा के साथ आया। मुझसे और उस शतरंज के खिलाड़ी से बोला, अगर आप हजरात को एतराज़ ना हो तो ये यहाँ बैठेंगी। मैंने कहा, हमें कोई एतराज़ नहीं है। वह हसीना शतरंज को देखकर खुश होकर बोली, आहा, मुझे शतरंज से मोहब्बत है, मैं बड़े शौक़ से खेलती हूँ। शतरंज के खिलाड़ी ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर आओ, हो जाए एक बाजी, मैं तनहा बोर हो रहा था। वो उसके साथ वाली सीट पर चली गई। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। वह हसीना से बोला, मेरा नाम साबिर जलाली है, मैं तेहरान जा रहा हूँ। मैं भी तेहरान जा रही हूँ, मेरा नाम शीरी है। शीरी का नाम सुनकर मुझे कुछ याद आया। तेहरान में एक अजीबोगरीब लड़की थी, सोनिया ने उसका जिक्र किया था कि उस दोशीज़ा शीरी के साथ उसकी हमजाद भी रहती है। जरगाम ने उस पर तनवीमी अमल किया था, लेकिन नाकाम रहा था, क्योंकि तनवीमी अमल के लिए लाजमी था कि शीरी और उसकी हमजाद पर बैक वक्त अमल किया जाए, और ऐसा करना मुमकिन नहीं था। जरगाम जब शीरी पर अमल करता रहता तो उसकी हमजाद उसकी दिमाग से तनवीमी अमल के असरात को मिटाती रही थी। शीरी मेरे और साबिर जलाली के दरमियान बैठी हुई थी और उसके साथ खेलने में मसरूफ़ हो गई। मैं उसे बिल्कुल करीब से देखकर सोच रहा था, क्या ये वही हमजाद वाली शीरी है? मैंने ख्याल ख्वानी के ज़रिए सोनिया से कहा, तुम्हारे टेलीपैथी जाने वाले मातियत एक ईरानी दोशीज़ा शीरी के दिमाग में जाया करते थे। क्या वो शीरी तेहरान में है? इसी शहर में हो सकती है, तुम क्यों पूछ रहे हो? यहाँ एक हमसफ़र दोशीज़ा मेरे साथ वाली सीट पर बैठी है, उसका नाम भी शीरी है। ये अपने दूसरे हमसफ़र के साथ शतरंज खेल रही है। सोनिया ने कहा, शीरी नाम की कितनी ही ईरानी लड़कियाँ हैं, हाँ, जिसके दिमाग में मेरे मातियत जाया करते थे और जिसके ज़रिए मैंने जरगाम को जहन्नुम में पहुँचाया था। उससे शीरी को शतरंज खेलने का शौक़ नहीं था। अगर तुम्हारी हमसफ़र खेल रही है तो फिर वो कोई दूसरी शीरी है। मैं दिमागी तौर पर हाजिर होकर उनका खेल देखने लगा। साबिर जलाली ने कहा, तुम कुछ अजीब सी हो, पहले गलत चाल चलती हो, फिर मोहरा वापस लेकर सही चाल चलती हो। आइंदा सोच समझ कर चलो, गलती करोगी तो मैं चाल वापस लेने नहीं दूंगा। ठीक है, अब मैं खूब सोच समझ कर चाल चलूँगी। मैं चुपचाप उसके दिमाग में पहुँच गया। उसके अंदर उसी की आवाज़ कह रही थी, तुम्हें शतरंज खेलना नहीं आता है, मगर तुम खेलने बैठ गई। कितनी बार समझाया है, जो काम नहीं आता उसे ना किया करो। शीरी ने कहा, जो काम मुझे नहीं आता वो तुम्हें तो आता है, तुम तो हर फन में माहिर हो, मुझे किसी मैदान में हारने नहीं देती हो। शीरी की दूसरी आवाज़ ने कहा, मैं तुम्हारे साथ पैदा होकर पछता रही हूँ। अगर मैं तुम्हारी हमजाद ना होती तो अच्छा होता।
उसके ख्यालात पढ़ने से तस्दीक हो गई कि वो वही शीरी है जिसके साथ उसकी हमजाद रहा करती है। फिर मैंने उसे शतरंज खेलते देखा। वो बिल्कुल अनाड़ी थी, मगर ऐसी महारत से चालें चल रही थी कि साबिर जलाली उलझ कर रह जाता, उसकी तारीफ़ करता, भाई कमाल है, तुम तो गज़ब की खिलाड़ी हो, पहले तो उल्टी सीधी चालें चल रही थी, अब हैरान कर रही हो। वो हंसकर बोली, मैं खेलना नहीं जानती हूँ, वो जानती है जो मुझे चालें सिखा रही है। साबिर जलाली ने हैरानी से पूछा, कौन तुम्हें सिखा रही है? तुम तो मेरे पास तन्हा हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। वो फिर हंसने लगी। उसने पूछा, क्यों हंस रही हो? वो हंसते हुए बोली, इसलिए कि वो तुम्हें नज़र नहीं आएगी, वो किसी को नज़र नहीं आती। जब वो मेरे काम आती रहती है और किसी को पता नहीं चलता तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। साबिर जलाली अपना खेल छोड़कर उसे गहरी संजीदगी से देखते हुए बोला, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई आती है और तुम्हारे साथ टेलीपैथी वाला मामला है? मेरे दिमाग में तो कितने ही टेलीपैथी जानने वाले आते हैं, फिर चले जाते हैं। एक बार जरगाम नामी एक शख्स ने मुझ पर तनवीमी अमल किया था, मगर नाकाम हो गया। वो नाकाम क्यों हो गया था? वो बेचारा नहीं जानता था कि मेरे 2 दिमाग हैं। 2 दिमाग, ये क्या बात हुई? तुम भी नहीं समझे। एक दिमाग मेरा है और दूसरा दिमाग मेरी हमजाद का है। जब तक कोई आमिल हम दोनों के दिमागों पर बैक वक्त तनवीमी अमल नहीं करेगा, तब तक मैं किसी की मामूला और ताबेदार नहीं बन सकूंगी। वो बोला, मैं टेलीपैथी नहीं जानता, लेकिन मैंने इस गैर मामूली इल्म के बारे में बहुत पढ़ा है और हमजाद के मुतल्लिक भी बहुत पढ़ा है। हर इंसान के साथ उसका एक दूसरा रूप पैदा होता है। एक अच्छा होता है, दूसरा बुरा होता है। एक कमज़ोर होता है, दूसरा कवि। इस तरह दोनों मिलकर दोहरी फितरत और दोहरी शख्सियत के हामिल होते हैं। लेकिन जैसा कि तुम कह रही हो, ऐसा पहली बार सुन रहा हूँ। वो बोली, मैं दूसरों के बारे में कुछ नहीं जानती, बस इतना मालूम है कि मेरी हमजाद मुझे किसी तरह का नुकसान पहुँचने नहीं देती। अपने खेल की तरफ ध्यान दो, तुम बाजी हारने वाले हो। मैं भला कैसे हार सकता हूँ? ये तुम्हें शह दे रहा हूँ, तुम्हारे बादशाह की खैर नहीं है। उसने चाल चली। शीरी ने कहा, मुझे मात नहीं होगी, मैं एक बार सोचने का मौका देती हूँ, फिर चाल वापस नहीं लेने दूंगी। मैं चाल कभी वापस नहीं लेता। शीरी ने उसकी तवक्को के खिलाफ ऐसी चाल चली कि वह चौंक कर उसे तारीफ़ी नज़रों से देखने लगा। शीरी की इस चाल के बाद साबिर जलाली का शाह चारों तरफ से गिर गया था, गोया उसे मात हो गई थी। उसने तमाम मोहरे समेट कर रख दिए, बिसात लपेट ली, फिर कहा, मिस शीरी, मैं तुमसे मुतासिर हो गया हूँ, तुम बहुत ज़हीन हो। क्या तेहरान में तुम्हारा अपना मकान है? वो सोचने लगी, फिर बोली, शायद वहाँ मेरा मकान है। तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें अपना मकान याद ना हो। मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मुझसे जो बात कही जाती है मैं चंद घंटों में उसे भूल जाती हूँ। लेकिन मकान तो ऐसी जगह है जहाँ दिन रात रहते हैं, उसे कैसे भूल रही हो? मैं 1 हफ्ते के लिए पेरिस गई थी, इतने दिनों में तेहरान के रास्ते और गलियाँ भूल चुकी हूँ। मेरी हमजाद मुझे उन रास्तों से गुजार कर मेरे घर तक पहुँचाएगी। क्या तुम तन्हा रहती हो? अभी तो तन्हा हूँ, बाद में कोई दोस्त या रिश्तेदार पैदा हो सकता है। मैं अपने बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकती। मैं शीरी के दिमाग में था और ये तस्लीम कर रहा था कि वो दिमागी तौर पर बिल्कुल वैसी ही है जैसा कह रही है। लेकिन साबिर जलाली के लिए वो अजूबा थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो दिमागी तौर पर कमज़ोर होगी, और ये भी उसकी अक्ल नहीं मान रही थी कि उसकी कोई हमजाद है जो दुनिया वालों के सामने उसे नॉर्मल बना कर रखती है। मैंने महसूस किया कि शीरी के दिमाग में मेरे अलावा कोई दूसरा भी पहुंचा हुआ है। इस वक्त जो भी पहुंचा होगा पहले उसके चोर ख्यालात पड़ रहा होगा। वह बिल्कुल मासूम और साफ़गो थी। वो ना तो झूठ कहती थी और ना किसी को धोखा देती थी। उसके चोर ख्यालात भी यही कह रहे थे। वो राजदारी से आने वाला उसकी हमजाद से कुछ पूछना चाहता था, इसलिए अपनी सोच के ज़रिए उसे बोलना पड़ा। मैं चंद लम्हों के लिए हैरान रह गया। शीरी के अंदर वो बोलने वाला साबिर जलाली था। वो कह रहा था, मैं शीरी की हमजाद से मुखातिब हूँ, क्या वाकई हमजाद का वजूद है? उसे शीरी के लबो लहजे में जवाब सुनाई दिया, सॉरी, इसकी हमजाद कुछ नहीं कहेगी। इसके ख्यालात पढ़कर यकीन करो या ना करो, इस मासूम के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बोला, मैं भी शीरी की तरह मासूम, सच्चा और ईमानदार हूँ, तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। उसे कोई जवाब सुनाई ना दिया। साबिर जलाली ने उसके अंदर अपनी बात दोहराई। शीरी ने हंसते हुए कहा, जब टेलीपैथी जानने वाले मेरे अंदर एक दूसरे से बोलते हैं तो मुझे उनकी बातें सुनने में मज़ा आता है। तुम्हें और मज़ा आएगा। मैं तुम्हारे अंदर बोलता रहूँगा। तुम वादा करो तेहरान में मेरी दोस्त बनकर होगी। टेलीपैथी जानने वाला साबिर जलाली नहीं बल्कि स्टोन हार्ट था। उसे फ़ारसी ज़ुबान पर अबूर हासिल था। चेहरे और रंगत से बिल्कुल हैरानी लगता। शायद उसके पासपोर्ट और दीगर अहम दस्तावेज़ात से भी साबित हो सकेगा कि वो दादा और परदादा के ज़माने से ईरानी है। मैं किसी स्टोन हार्ट के वजूद से उस वक्त बेखबर था। ये बात मेरे इल्म में नहीं थी कि अमरीकी फ़ौज के 6 बड़े अफसरान ने स्टोन हार्ट को सोनिया के खिलाफ टॉप सीक्रेट मिशन पर भेजा था। फ़िलहाल मेरे लिए ये बात बहुत अहम थी कि हमारे साथ सफ़र करने वाला साबिर जलाली टेलीपैथी जानता है। मैंने सोनिया को मुखातिब किया, मेरी जान सफ़र जारी है और कुछ नई मालूमात भी जारी हैं। वो नई मालूमात क्या हैं? मैंने जिस हमसफ़र शीरी का जिक्र किया था ये वही है जिसके साथ हमजाद रहती है। ये बड़ी अजीबो गरीब दोशीज़ा है। मैं भी इसे करीब से देख चुकी हूँ। इसके बारे में पेशगोई करती हूँ कि वो मासूम और बेज़रर नज़र आने वाली किसी मौके पर बहुत ख़तरनाक साबित होगी। मैंने कहा ख़तरनाक शीरी नहीं, इसकी हमजाद हो सकती है। अभी हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। तुम ख्याल ख्वानी के ज़रिए बड़ी राजदारी से इसकी स्टडी कर सकते हो।
मैं ऐसा करूँगा। अब दूसरी बात सुनो। शीरीन के साथ शतरंज खेलने वाला साबिर जलाली पहले तो एक आम मुसाफिर लगा, फिर इसकी असलियत खुल गई। वो शीरीन जैसे अजूबे की हकीकत मालूम करने इसके दिमाग में गया था। मैंने वहाँ उसकी सोच की लहरों को सुन लिया है। साबिर जलाली नया नाम है, इस नाम का कोई टेलीपैथी जाने वाला नहीं है। मैं यकीन से कहती हूँ कोई बहरूपिया है। हाँ, ईरान में बहुत से बहरूपिये इम्पोर्ट हो रहे हैं। इससे पहले कि हम तेहरान पहुँचें, तुम पूरे ईरान की खुफिया एजेंसियों को खबर कर दो कि साबिर जलाली पर बज़ाहिर किसी किस्म का शुबा न करें, लेकिन बड़ी राजदारी से उसकी निगरानी होती रहे। पहले मालूम किया जाए कि वो क्या खेल खेलने आया है। खेल ख़तरनाक हुआ तो उसे इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। सोनिया अब उस नए टेलीपैथी जाने वाले साबिर जलाली के सिलसिले में वहाँ मसरूफ़ हो गई। मैं आंखें बंद किए ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ था। फिर मैंने आंखें खोल दी। शीरी ने कहा, जब से सफ़र शुरू हुआ है तब से तुम कभी सो रहे हो और कभी जाग रहे हो। मैंने कहा, तुम खेलने में मसरूफ़ थी, मैं किससे बातें करता, इसलिए ख्वाबों और ख्यालों में खोया हुआ हूँ। वो बोली, जानते हो मैंने तुम्हें क्यों मुखातिब किया है? मैं नहीं जानता, तुम बताओ। मेरी हमजाद कह रही है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। ये बात मेरा हमजाद बहुत पहले कह चुका है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तेहरान में मेरा कोई नहीं है, तुम मेरी बेटी बनकर मुझे अपने घर ले जाओगी। ऐसी बात है तो मैं अभी अपनी हमजाद से पूछती हूँ। साबिर जलाली ने तंजिया अंदाज में कहा। अच्छा, तो शीरीन की हमजाद की तरह तुम्हारा भी कोई हमजाद है? मैं समझ गया। मैंने पूछा, क्या समझ गए? तुम इसे बेटी बनाकर तेहरान में अपने रहने का ठिकाना बना रहे हो। उसी वक्त शीरीन ने खुश होकर ताली बजाकर कहा, तुम मेरे बाप हो, मैं तुम्हें पापा कहूँगी और आइंदा तुम्हारे साथ रहा करूँगी। साबिर जलाली ने नागवारी से कहा, मैंने तुम्हारी हमजाद को कई बार मुखातिब किया, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। वो तुम्हें इस अजनबी की बेटी बना रही है। मैं भी नेक इंसान हूँ, क्या तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता? प्लीज़ अपनी हमजाद को दोस्ती के लिए राज़ी करो। वह थोड़ी देर तक आंखें बंद करके खामोश रही, फिर आंखें खोल कर बोली, मेरी हमजाद खामोश है, तुम्हारे सिलसिले में कोई जवाब नहीं दे रही। उसने थोड़ी देर तक होंठों को सख्ती से भींच कर शीरीन को देखा, फिर कहा, मेरे सिलसिले में खामोशी और ये सरासर मेरी इंसल्ट है। मैं तुम्हारी हमजाद के लिए एक नापसंदीदा शख्स हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे पास बैठना भी नहीं चाहिए। वह अपनी जगह से उठा और अपनी अटैची उठाकर जहाज़ के पिछले हिस्से की तरफ चला गया। वहाँ चंद सीटें खाली थी, वह एक सीट पर बैठ गया। फिर शीरीन के मुतल्लिक सोचने लगा। उसे यकीन नहीं था कि उसकी कोई हमजाद है। उसकी समझ में आ रहा था कि शीरीन बहुत मक्कार है, किसी हमजाद का ड्रामा प्ले कर रही है, वरना वो खुद इतनी चालबाज है कि पहले उसने अनाड़ी बनकर खेल शुरू किया, फिर बड़े ही शातिराना अंदाज में उसे मात दे दी। फिर उसने एक अजनबी से दोस्ती की, उसे अपना बाप बना लिया, लेकिन जिसके साथ सफ़र के दौरान में खेलती रही, हंसती बोलती रही, उसे दोस्त नहीं बनाया। ऐसे में यह शुबा होने लगा कि वो चालबाज उसकी असलियत को किसी हद तक समझ रही है। मैं उसके दिमाग में गया था और वो अनजान बनी रही। ये कैसे हो सकता है कि उसके चोर ख्यालात उसे अनाड़ी जाहिर करें और वह माहिर खिलाड़ी की तरह उसे मात दे दे। स्टोन हार्ट ने इस पहलू से भी सोचा कि शीरीन मासूम और नादान है, लेकिन उसके दिमाग में कोई टेलीपैथी जानने वाली हस्ती छुपी हुई है। बहरहाल उसने खतरा महसूस किया, फिर उसके पास से उठकर चला आया। उसे मुझ पर शुबा था कि शीरीन से शायद मेरी पहले की शनासाई है और हम उसके सामने बाप बेटी बनकर उसे उल्लू बना रहे हैं। अचानक मैंने पराई सोच की लहरें महसूस की और सांस रोक ली। ये समझ गया कि वही मेरे अंदर पहुंचना चाहता है। स्टोन हार्ट की सोच की लहरें वापस आ गईं। अब उसने मेरे बारे में सोचा कि मैं सिर्फ योगा का माहिर हूँ या टेलीपैथी भी जानता हूँ। एक बात से दूसरी बात और दूसरी से तीसरी बात निकलने लगी। उसकी अक्ल ने कहा, मैं टेलीपैथी जानता हूँ और मैंने शीरीन के दिमाग में रहकर उसे शतरंज के खेल में मात दी है। अगरचे वो उल्टी सीधी बातें सोच रहा था, लेकिन इस नतीजे पर सही पहुंच रहा था कि उसके सर पर खतरा मंडला रहा है। उसने अपनी अटैची को खोलकर उसमें से एक जोड़ा और चंद चीज़ें निकाली। उस अटैची को बंद करके दूसरी जगह रखा, फिर टॉयलेट में आ गया। वहाँ आईने के सामने उसने अपने चेहरे पर से मास्क उतारा तो स्टोन हार्ट का असली चेहरा नमूदार हो गया। उसने कैंची से मास्क को काटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, फिर इन्हें कमोड में डालकर फ्लश के जरिए बहा दिया। पहला लिबास उतारकर दूसरा लिबास पहन लिया। उतारे हुए लिबास को एक शॉपिंग बैग में रख लिया, फिर टॉयलेट से निकलकर दूसरी सीट पर आकर बैठ गया। उसके पास स्टोन हार्ट और साबिर जलाली के नामों से 2 पासपोर्ट थे और 2 नामों के 2 टिकट थे। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए मुतल्लिका अफसरान के दिमागों पर कब्जा जमाया था और दोनों पासपोर्ट्स पर न्यूयॉर्क से रवानगी की मोहर लगवाई थी और दोनों के नामों से बोर्डिंग कार्ड हासिल किए। इस तरह कंप्यूटर रिपोर्ट के मुताबिक इश्तिहार में स्टोन हार्ट और साबिर जलाली 2 मुख्तलिफ अफराद सफ़र कर रहे थे। जब वो तैयारा तेहरान पहुंचा तो एयरपोर्ट के मुख्तलिफ हिस्सों में ईरानी खुफिया एजेंसी के जासूस मौजूद थे। सोनिया की टेलीपैथी जानने वाले इमिग्रेशन काउंटर पर काम करने वालों के अंदर थे। तमाम मुसाफिर वहीं से पासपोर्ट पर मोहर लगवाकर लगेज हॉल की तरफ जा रहे थे। स्टोन हार्ट मुसाफिरों की कतार में खड़ा हुआ था। उसकी बारी आने पर उसने काउंटर पर अपना पासपोर्ट दिखाया, चंद सवालात के जवाब दिए, फिर पासपोर्ट पर मोहर लगवाकर वहां से आगे बढ़ गया। मुझे, सोनिया को और ईरानी खुफिया एजेंसी के सुराग रसानों को साबिर जलाली का इंतज़ार था। इमिग्रेशन काउंटर पर जब उसका पासपोर्ट आता तो तमाम सुराग रसां उसे चेहरे से पहचान सकते थे और खुफिया तौर पर उसकी निगरानी कर सकते थे,
लेकिन एक एक करके तमाम मुसाफिर इमिग्रेशन काउंटर से गुजर गए और साबिर जलाली किसी को नज़र नहीं आया। शीरी मुझे अपने घर चलने को कह रही थी। मैंने कहा ज़रा इंतज़ार करो, मुझे यहाँ एक शख्स की तलाश है। सोनिया मुझसे कुछ फासले पर थी। हम एक दूसरे के लिए अजनबी बने हुए थे, लेकिन ख्याल ख्वानी के ज़रिए बातें कर रहे थे। वह हैरानी से कह रही थी, तमाम मुसाफिर इमिग्रेशन काउंटर से गुजर चुके हैं, लेकिन साबिर जलाली नहीं आ रहा है। त्यारे से उतरकर एयरपोर्ट की इमारत में आने तक कहाँ गायब हो सकता है? नादीदा बनाने वाली गोलियों के मुतालिक हम यही जानते थे कि अब किसी के पास ऐसी गोली नहीं है, लेकिन जब कोई त्यारे में मौजूद हो और इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचने तक गायब हो जाए तो शुबा किया जा सकता था कि उसके पास नादीदा बनाने वाली गोली है, या फिर उसने जो हिकमत अमली इख्तियार की थी वो उस वक्त हमारी समझ में नहीं आ रही थी। बाद में हम गौर करने के बाद समझ सकते थे। स्टोन हार्ट एयरपोर्ट के उसी हिस्से में हमसे दूर खड़ा हुआ हमें देख रहा था और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसे सिर्फ हम तलाश कर रहे हैं या ईरानी पुलिस और खुफिया एजेंसियों वाले भी ढूंढ रहे हैं। चूंकि वर्दी वाले किसी तरह की सरगर्मी नहीं दिखा रहे थे, मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी पर थे, इसीलिए वो सोचकर उलझ रहा था कि मैं उसे क्यों तलाश कर रहा हूँ। वो सोनिया को ना तो पहचान रहा था, ना उस पर शुबा था कि हमसे उसका कोई ताल्लुक है। ऐसे वक्त मैंने पराई सोच की लहरों को महसूस किया। साबिर जलाली की आवाज़ सुनाई दी, सांस ना रोकना, मैं साबिर जलाली हूँ। मैंने कहा, अच्छा तो तुम हो, आंख मचोली खेल रहे हो? मैं तो आंख मचोली खेल रहा हूँ, तुम कौन सा खेल खेल रहे हो? मुझे किस मकसद के लिए तलाश कर रहे हो? कोई मकसद नहीं है। हैरानी है कि त्यारे के अंदर से तुम कैसे गायब हो गए, यहाँ नज़र नहीं आ रहे हो, लेकिन मेरे अंदर बोल रहे हो। सोनिया शिकार खेलते खेलते शेरनी की नज़र रखती थी। वो वहाँ टहलती हुई एक एक को टटोलने वाली नज़रों से देख रही थी। उसने स्टोन हार्ट को भी देखा। वो एक तरफ यूं गुमसुम बैठा हुआ था जैसे गहरी सोच में डूबा हुआ हो। ख्यालख्वानी करने वाले भी इसी तरह गुमसुम रहते हैं। सोनिया ने सोचा, ये 2 कदम के फासले पर है, तस्दीक कर ली जाए कि क्या कर रहा है। वो स्टोन हार्ट के करीब आकर खड़ी हो गई। उसे खबर न हुई कि एक जवान औरत उसके बिल्कुल करीब है। वो बोली, हेलो मिस्टर, क्या तुम्हारा नाम जोसेफ है? वो ख्यालख्वानी करते करते चौंक गया। उसने सर उठाकर सोनिया को देखा, फिर कहा, मैं जोसेफ नहीं हूँ। ख्यालख्वानी का सिलसिला टूटते ही मैंने सोनिया की तरफ देखा, फिर उसके अंदर पहुंचकर सुना वो कह रही थी, मैं जोसेफ को पहचानती नहीं हूँ। उसने फ़ोन पर कहा था कि वो ब्लू सूट में रहेगा और जहाँ भी होगा सर झुकाए सोच में डूबा हुआ होगा। मैडम, मैंने कह दिया ना कि मैं जोसेफ नहीं हूँ, प्लीज़ जाएं, मुझे डिस्टर्ब ना करें। सोनिया सॉरी कहकर उससे दूर हो गई। उसी वक्त मैंने अपने दिमाग में उसकी आवाज़ सुनी। वो बोला, सॉरी, हमारी बात अधूरी रह गई थी। एक खातून ने ख्वामखा मदाखलत की थी। मैंने सांस रोककर उसे दिमाग से निकाला, फिर सोनिया से कहा, मेरी जान, तुमने तो कमाल कर दिया। अभी जिसके पास गई थी वही साबिर जलाली है। वो बोली, फिर तो कमाल हो गया, मैं उसे नज़रों से ओझल नहीं होने दूंगी। मैंने उससे रब्ता ख़त्म किया। शीरी ने मुझसे पूछा, हम यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? मैंने उठते हुए कहा, आओ चलें। इमारत के बाहर शीरी का ड्राइवर उसके लिए कार लाया था। वो मेरे साथ दूसरी तरफ जा रही थी। ड्राइवर ने कहा, मिस साहिबा, मैं आपके लिए कार लाया हूँ, प्लीज़ यहाँ आएँ। उसकी हमजाद ने कहा, बड़ी मुश्किल है, अपने ड्राइवर को भी भूल जाती हूँ। मैं उसका हाथ थामकर उसे कार की पिछली सीट पर ले आया। सोनिया ने अपने माध्यमों और ईरानी खुफिया एजेंसी वालों को ताकीद की कि स्टोन हार्ट की खुफिया निगरानी करते रहें और उसे नज़रों से ओझल ना होने दें। मैंने सोनिया से कहा, अब तो हम यकीन से कह सकते हैं कि स्टोन हार्ट अमरीकी एजेंट है। हाँ, और बेहद चालबाज है। उसकी चाल समझ में आ गई है। वो डबल पासपोर्ट के साथ आया है। उसके अटैची की तलाशी ली जाए तो उसमें से साबिर जलाली का पासपोर्ट ज़रूर बरामद होगा। चलो अच्छा है, मेरे यहाँ आते ही एक चालबाज भी आ गया है। मैं तो यहाँ से जाने वाली हूँ, तुम इससे कैसे निपटोगे? जाने से पहले तुम्हें नमूना दिखाऊंगा। पहले अपने एक मातियत से कहो मेरे दिमाग में आकर अपनी आवाज़ सुनाए। थोड़ी देर बाद एक मातियत आकर अपना नाम बताकर जाने लगा। एक मातियत ने कहा, सर, वो इस्फहान जाने वाली कोच में सफ़र कर रहा है। मैंने कहा, कोच के अगले स्टेशन का फ़ोन नंबर मालूम करो। थोड़ी देर बाद उसने मुझे फ़ोन नंबर बताया। मैंने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए स्टेशन इंचार्ज को कोच नंबर बताकर कहा, आने वाली कोच में मिस्टर स्टोन हार्ट सफ़र कर रहे हैं। जैसे ही कोच वहाँ पहुँचे उसे फ़ोन पर बुलाया जाए, उसके लिए एक ज़रूरी पैगाम है। मैं फ़ोन बंद करने के बाद स्टेशन इंचार्ज के दिमाग में रहा। जब वो कोच वहाँ पहुँची तो स्टेशन के एक वर्कर ने कोच के अंदर आकर कहा, मिस्टर स्टोन हार्ट के लिए एक ज़रूरी फ़ोन है, प्लीज़ वह बूथ में आकर फ़ोन अटेंड करें। स्टोन हार्ट ने परेशान होकर सोचा, इस मुल्क में मुझे कोई नहीं जानता है, फिर किसने फ़ोन किया है? दोबारा कहा गया कि मिस्टर स्टोन हार्ट को फ़ौरन आकर फ़ोन अटेंड करना चाहिए। वो अपने पासपोर्ट वगैरह के मुताबिक स्टोन हार्ट था। अपने नाम से और कोच के अंदर अपनी मौजूदगी से इनकार नहीं कर सकता था। वो अपनी सीट से उठकर कोच के बाहर जाने लगा। मैंने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उसी नंबर पर रब्ता किया। स्टोन हार्ट ने स्टेशन बूथ में आकर रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो, कौन? मैंने शीरी की आवाज़ और लबे लहजे में कहा, हेलो जलाली, मैं शीरी बोल रही हूँ। मैं जलाली नहीं हूँ, किसी शीरी को नहीं जानता हूँ। चलो जलाली ना सही, स्टोन हार्ट तो हो। वो चौंक कर बोला, तुम मुझे स्टोन हार्ट के नाम से कैसे जानती हो? मैं तो कुछ नहीं जानती। मेरी हमजाद ने तुम्हारा ये नाम और यहाँ का टेलीफोन नंबर बताया था और कहा था कि मैं इस नंबर पर तुमसे बात कर सकूंगी, और वाकई बात कर रही हूँ। कितना मज़ा आ रहा है ना?
यू शट अप, आखिर तुम्हारी ये हमजाद क्या भला है? उसे मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? वो कैसे जानती है कि मैं इस कोच में सफ़र कर रहा हूँ? वो अब मेरे साथ नहीं तुम्हारे साथ रहती है, कभी कभी मेरे पास आती है। मुझसे कह रही थी कि मैंने जहाज़ में तुमसे दोस्ती करने से इनकार किया, अब नहीं करना चाहिए। यू शट अप, तुम कितनी तेज़ रफ्तारी से बोलती हो। मुझे तो कुछ कहने का मौका दो, मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करना है। अपनी हमजाद से कहो मेरे साथ ना रहे, मेरा पीछा छोड़ दे। हमजाद मेरी बात नहीं मानती, मैं उसकी बातों पर अमल करती हूँ। तुम तो मेरे लिए मुसीबत बन गई हो। अगर मुसीबत होती तो मेरी हमजाद एयरपोर्ट की पुलिस को बता देती कि तुम स्टोन हार्ट नहीं साबिर जलाली हो। वो कायल होकर बोला, हाँ मानता हूँ, तुम्हारी हमजाद ने मुझ पर यह मेहरबानी की है। क्या आइंदा भी मुझ पर मेहरबान रहेगी? आइंदा तुम जहाँ जाकर पनाह लोगे वहाँ मालूम हो सकेगा कि मेरी हमजाद तुम्हारे लिए क्या सोचेगी और क्या करेगी। मैंने राब्ता मुनक़ता कर दिया। कोच वहाँ से जाने वाली थी। वो अपनी सीट पर आकर बैठ गया। परेशान होकर सोचने लगा, मैं सोनिया को मजबूर करने आया था कि वो इस मुल्क से चली जाए, लेकिन यहाँ सोनिया का दूर तक पता नहीं है। और ये शीरी की हमजाद मेरे पीछे पड़ गई। समझ में नहीं आता इसे कैसे पीछा छुड़ाऊँ। मैं सोनिया को ये सारी बातें बता रहा था। वो मुस्कुरा कर बोली, तुम भी खूब चालबाज हो। शीरी की हमजाद का नाटक करके स्टोन हार्ट का सुकून बर्बाद करते रहोगे। मैं दिमागी तौर पर शीरी के मकान में हाजिर हो गया। फिलहाल यही इरादा था कि जब तक कोई खतरा ना हो मैं इसी मकान में रहूँगा। सोनिया के तमाम मातियात अब मेरे हुक्म के मुताबिक स्टोन हार्ट की निगरानी कर रहे थे। ये पूरा यकीन था कि वो कभी हमारी नज़रों से ओझल होकर हमारे लिए चैलेंज बन सकेगा। कोई ज़रूरी तो नहीं कि हम जो सोचें वही होता रहे। हमारी लालमी में बाज़ औक़ात ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी हम तवक्को नहीं कर सकते। स्टोन हार्ट कोच में सफ़र कर रहा था। परेशान हो रहा था कि किस तरह हमजाद से पीछा छुड़ाए। ऐसे ही वक्त उसे अपने दिमाग में सोच की लहरें महसूस हुईं। उसने सांस रोकी, फिर भी वो लहरें मौजूद रहीं। शीरी की हमजाद ने कहा, योगा का कोई माहिर मुझे अपने दिमाग में आने से नहीं रोक सकेगा। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? मैं जानती हूँ तुम ज़बरदस्त चालबाज हो, लेकिन ऊँट होकर पहाड़ तले आ गए हो। तुम सोच भी नहीं सकते कि शीरी जिसे अपने साथ अपने घर ले गई है वो कौन है? कौन है? टेलीपैथी की दुनिया का शहंशाह फरहाद अली तैमूर। वो सहम कर बोला, नहीं, वो फरहाद अली तैमूर नहीं हो सकता। जब वो तुम्हारी शारक दबाएगा तब तुम्हें यकीन आएगा। और क्या तुम जानते हो कि एयरपोर्ट पर जिस लेडी ने तुम्हें जोसेफ कहकर मुखातिब किया था वो मक्कार ज़माना सोनिया है। वो हक्का बक्का सा रह गया। यक न शुद्ध दो शुद्ध। वो सोनिया को ईरान छोड़ने पर मजबूर करने आया था, लेकिन वहाँ फरहाद भी मौजूद था। उसने कहा, मैं वापस चला जाऊँगा। हमजाद ने कहा, वापसी का रास्ता नहीं है। सोनिया की तमाम मातियत और ईरानी खुफिया एजेंसी वाले मुख्तलिफ बहरूप में तुम्हारे आसपास हैं। वो तुम्हें नज़रों से ओझल नहीं होने देंगे। तुम किसी भी खुफिया पनाहगाह में चले जाओ, उनसे छुप नहीं सकोगे। तुम ये तमाम बातें कैसे जानती हो और क्या सोचकर मुझे इन खतरात से आगाह करी हो? ये ना पूछो कि मैं क्या जानती हूँ और कैसे जानती हूँ। ये बताना भी ज़रूरी नहीं समझती कि मैंने एयरपोर्ट पर तुम्हारी असलियत सोनिया और फरहाद को क्यों नहीं बताई। क्या ये तुम्हारे इत्मीनान के लिए काफ़ी नहीं है कि मैं तुम्हारी हिफाजत कर रही हूँ? हाँ, तुम मेहरबान हो। मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। आइंदा मेरे साथ क्या होगा? बड़ी सख्ती से निगरानी की जा रही है। मैं खुद को कैसे छुपा सकूंगा? मैं तुम्हें इस तरह छुपाऊंगी कि कोई दुश्मन तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। सोनिया और फरहाद की जहानत और मक्कारियाँ धरी की धरी रह जाएंगी। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हमेशा तुम्हारे किसी काम आने की कोशिश करता रहूँगा। लेकिन तुम फरहाद को अपनी हमजाद शीरी के घर में क्यों रहने दे रही हो? वो हंसकर बोली, इस तरह वो हमेशा मेरी नज़रों में रहेगा। पता नहीं वो शीरी की हमजाद थी या कौन थी। उसने मुझे भी चक्कर देकर शीरी के घर में मेरे रहने की सहूलतें पैदा कर दी थीं। वैसे शीरी को बेटी बनाकर उसके साथ रहने में मेरी मर्जी भी थी। मैं उसके साथ रहकर इस नादान दोशीज़ा और इसकी हमजाद का राज मालूम करना चाहता था। शीतारा टेलीपैथी की दुनिया में जितनी कामयाबियां हासिल करती रही, उससे ज़्यादा नाकामियों का मुंह देखती रही। कभी किसी नाकामी से उसकी जान जाते जाते रह गई और कभी उसकी इज्जत खाक में मिलते मिलते रह गई। कई बार पारस ने उसे बचाया। आखिरी बार वो पोरस के हाथों खाक में मिलने वाली थी। पोरस ने कसम खाई थी कि वो उसे जिंदा तो रखेगा, लेकिन अब पाहिज बनाकर उसे सड़कों पर सिसक सिसक कर जीने के लिए छोड़ देगा, क्योंकि उसने मैन किलर और उसकी फ़ौज के जरिए पोरस को मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगर उसके पास नादीदा बनाने वाली गोली ना होती तो वह अब तक हराम मौत मर चुका होता। लेकिन बंगले में पहुंचकर शीतारा को पता चल गया कि पोरस नादीदा बनकर उससे इंतकाम लेने आया है। वो फ़ौरन नादीदा बनकर उस बंगले से फरार हो गई। बंगले से निकलकर तेज़ी से दौड़ती हुई मेन रोड पर आई। वहाँ कोई टैक्सी नज़र नहीं आ रही थी। फुटपाथ के पास एक कार खड़ी हुई थी। वो उस कार के अंदर चली आई। एक उम्र रसीदा शख्स कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा रहा था। उसके चेहरे पर हल्की हल्की सी दाढ़ी थी। उसने खद्दर का कुर्ता और धोती पहनी हुई थी। माथे पर तिलक लगा हुआ था। मालूम होता था कि वो कहीं पूजा करके आ रहा है। शीतारा को इत्मीनान हुआ कि वो एक हिंदू के साथ सफ़र कर रही है। वो शख्स थोड़ी देर तक खामोशी से कार ड्राइव करता रहा। फिर वो धीमी आवाज़ में यूँ कहने लगा जैसे अपने साथ बैठी हुई किसी हस्ती से बातें कर रहा हो। वो कह रहा था, मेरा नाम तिलक राम भाटिया है। लोग मेरी पूजा और भक्ति से मुतासिर हैं। मुझे ज्ञानी समझते हैं और मुझे बड़ी इज्जत से स्वामी कहते हैं।
स्वामी तिलकराम भाटिया। ये कहने के बाद वह थोड़ी देर तक चुप रहा। कार के अंदर खामोशी रही। फिर उसकी आवाज़ उभरने लगी। इंसान का शरीर मर जाता है, आत्मा जिंदा रहती है। उनमें से जो बेचैन आत्मा होती है वो दुनिया में भटकती रहती है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि शरीर नहीं मरता, इंसान जिंदा रहता है। इसके बावजूद नज़रों से ओझल हो जाता है, आत्मा की तरह भटकता रहता है, जैसा कि तुम भटक रही हो। शीताना ने चौंक कर इसे देखा। यूं लगा जैसे वो उसे मुखातिब कर हो। उसने अपनी सीट पर इधर से उधर होकर खुद को अकबनुमा आईने में देखा, लेकिन वो आईने में नजर नहीं आ रही थी। साबित हो रहा था कि वो नादीदा है। स्वामी तिलकराम भाटिया की आवाज़ फिर उभरने लगी। वो कह रहा था, मरने वाली की आत्मा किसी से खौफजदा नहीं रहती, लेकिन जो जिंदा रहकर आत्मा की तरह भटकते रहते हैं वो सारी उम्र फिक्र और परेशानी और खौफ व दहशत में मुब्तला रहते हैं। लेकिन तुम्हें खौफजदा नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया। तुम्हें मुझसे दुख नहीं, सुख मिलेगा। आओ मेरे पास आओ, मेरे पीछे ना बैठो। वो पहले तो हिचकिचाई, फिर पिछली सीट से अगली सीट पर आ गई। वो ड्राइव करते हुए विंड स्क्रीन के पार देखते हुए बोला, शाबाश, तुमने मेरी बात मान ली। इसी तरह मानती रहोगी तो हमेशा दुश्मनों से महफूज रहा करोगी। शीतारा हैरान हो रही थी और परेशान भी। इतना तो समझ गई थी कि बहुत बड़े ज्ञानी के पास पहुंच गई है। उसकी परेशानी ये थी कि वो किसी के सामने जाहिर होना नहीं चाहती थी। स्वामी जी ने पूछा, कब तक खामोश रहोगी? अगर तुम्हारे दिल में किसी तरह का खौफ हो तो कुछ ना बोलो, सिर्फ इतना बता दो कहाँ जाना चाहती हो, मैं वहाँ पहुँचा दूंगा। वो बड़ी देर के बाद बोली, मैं आपसे खौफज़दा नहीं हूँ। आप कभी किसी को दुख नहीं पहुँचाते। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप जैसे धर्मात्मा के चरणों में पहुँच गई हूँ। ये कहते ही वो नमूदार हो गई। सीट पर से झुककर उसके कदमों को छूने लगी। स्वामी जी कार को एक तरफ रोककर उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने लगे। नताशा ने बिली डोनो को अपनी मामूला और ताबेदार बनाकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी। इस कामयाबी के बाद मजीद कामयाबियां भी हासिल होने लगीं। उसे बिली डोना के ख्यालात से मालूम हुआ कि पारस उसके आसपास रहता है, कभी दिन और कभी रात गुजारता रहता है, लेकिन उसके आने जाने का कोई दिन और वक्त मुकर्रर नहीं। ये मालूमात भी काफ़ी थी कि पारस बिली के पास खासा वक्त गुजारता है। नताशा ने सोचा, अगर वो बिली डोना के करीब रहेगी तो पारस को भी करीब से देख सकेगी, उनकी बातें सुन सकेगी और उनके मंसूबे मालूम कर सकेगी। नताशा बिली डोना के पास नौकरानी बनकर आ गई थी। उसने ये तय कर लिया था कि कभी जल्दबाजी से काम नहीं लेगी। इसी तरह पारस और बिली डोना के करीब उनकी खादमा बनकर रहेगी। उसने वहाँ मुलाजमा बनकर आने से पहले अपनी बहन नतालिया से कहा था कि वो उस पर तनवीमी अमल करे और उसके जहन में यह नक्श कर दे कि पारस उसके दिमाग में आए तो वो बेख्तियार सांस न रोके। पारस को शुबा ना होने दे कि वो योगा की माहिर है, और उसके दिमाग में यह भी नक्श कर दे कि पारस को उसके नताशा होने का इल्म चोर ख्यालात के जरिए भी ना हो सके। उसे यही मालूम होता रहे कि वो किसी एजेंसी की तरफ से भेजी हुई एक मुलाजमा है। नतालिया ने अपने बहन के दिमाग में ये बुनियादी बात नक्श कर दी कि पारस जब भी नताशा के दिमाग में आए तो ये मालूम ना कर सके कि वो नताशा है। पारस दूसरे दिन बिल्ली के पास उसके बंगले में आया। बिल्ली ने उसका इस्तकबाल किया। इससे नताशा ने समझ लिया कि दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहते हैं। बिल्ली के दिमाग में रहकर उनके प्यार के अंदाज को देख रही थी, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए था। टेलीपैथी जानने वाले कुछ इखलाकी तकाजे पूरे करते हैं, लेकिन वैसा नहीं कर रही थी। उसके अंदर बेचैनी सी थी कि बिल्ली के जरिए पारस की बातें सुनती रहे। दोपहर को लंच के वक्त उसने नताशा को देखा। फिर बिल्ली से पूछा, ये कौन है? बिल्ली ने कहा, क्या भूल गए? मैंने पिछली शाम ख्याल ख्वानी के जरिए कहा था कितने बड़े बंगले में तनहा नहीं रह सकती। तुमने मशवरा दिया था कि मैं अपनी तन्हाई दूर करने के लिए कोई मुलाजमा रख लूँ। यह एजेंसी की तरफ से आई है, इसका नाम जूलिया है। नताशा खाने की डिश मेज़ पर रख रही थी। फिर वो किचन की तरफ चली गई। पारस ने धीमी आवाज़ में पूछा, क्या तुमने इसके चोर ख्यालात पढ़ लिए हैं? मुतमईन तो हो ना? मैंने तो पढ़ लिए हैं, पूरी तरह मुतमईन हूँ। वैसे तुम भी इत्मीनान कर लो तो बेहतर है। नताशा किचन में थी, ख्याल ख्वानी के जरिए उसकी बातें सुन रही थी। उसकी बातों से पता चला कि पारस किसी भी लम्हे उसके ख्यालात पढ़ने वाला है। वह फ़ौरन दिमागी तौर पर हाजिर होकर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। फिर उसे पता न चला कि पारस उसके दिमाग में आया है और उसके चोर ख्यालात पढ़ रहे। अपनी बहन नतालिया की तनवीमी अमल के मुताबिक वह नताशा की हैसियत से पारस की सोच की लहरों को महसूस नहीं कर रही थी। इस तरह पारस को भी मालूम ना हो सका कि वह नताशा के दिमाग में पहुंचा हुआ है। उसके चोर ख्यालात ने यही बताया कि उसका नाम जूलिया है। वो एक वफादार और जिम्मेदार मुलाजमा है। उसकी मुख्तसर सी हिस्ट्री सिर्फ इतनी सी थी कि उसके माँ बाप मर चुके थे। 3 बरस पहले उसने शादी की थी। उसका शौहर उसे छोड़कर भाग गया। तब से वो तनहा ज़िंदगी गुजारी है। पारस ने बिल्ली से कहा, ठीक है, सीधी सादी सी औरत है, ऐसे वैसे मामलात में मुलविस नहीं है, कोई इसका अपना भी नहीं है। तुम चाहोगी तो ये तुम्हारे साथ मुस्तकिल रहा करेगी। नताशा ने किचन से झांक कर देखा। पारस को बातें करते देखकर समझ गई कि अब वो ख्याल ख्वानी नहीं कर रहा है। वो बिली डोना के दिमाग में आकर सुनने लगी। फिर यह सुनकर खुशी हुई कि पारस उस पर किसी तरह का शुबा नहीं कर रहा है। वह बिली के दिमाग से वापस आ गई। पारस और बिली डोना ने वो तमाम दिन एक साथ गुजारा। फिर शाम से पहले पारस कहीं चला गया। वो बिली को यह नहीं बताता था कि कहाँ जा रहा है और दोबारा कब आएगा। बिली डोना की लालमी के बायस नताशा को भी पारस की दूसरी मसरूफियात का पता नहीं चल रहा था, लेकिन वो मायूस नहीं थी। रफ्ता रफ्ता कामयाबी हासिल करने का यकीन कर रही थी।
उस रात उसने बिली डोना पर दूसरी बार तनवीमी अमल किया और उसके जहन में यह बात नक्श की कि वह अपने अंदर मैन किलर की सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगी। उसने दूसरी सुबह मैन किलर से रब्ता किया, फिर उससे पूछा, पोरस का कुछ पता चला? वो झुंझला कर बोला, जहन्नुम में गया पोरस। मैं उसके मामले में 2 बार नाकाम हो चुका हूँ। मेरी बड़ी बेइज्जती हो रही है। तुम तो अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क में एक बहुत बड़े ओहदेदार हो, भला तुम्हारी किसके सामने बेइज्जती हो रही है? आर्मी के चंद आला अफसरान मेरा मुहासबा कर रहे हैं। मेरी मुसलसल नाकामियों के पेश नज़र अंदेशा है कि वो मुझे टेलीपैथी के शोबे का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं रहने देंगे। नताशा ने कहा, इस तरह तुम बहुत ऊंचे मुकाम से नीचे गिर जाओगे। जो अफसरान मेरे खिलाफ हैं वो आर्मी के बहुत बड़े सतून हैं और योगा के माहिर हैं, वरना मैं उनकी ऐसी की तैसी कर देता। उनकी तरफ से अंदेशा है कि किसी वक्त भी मेरे खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। वो भला क्या कर सकेंगे? जैसा कि तुम कह रहे हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा ओहदा छीन लेंगे। वो और बहुत कुछ कर सकती हैं। इस मुल्क के बड़े बड़े अहम राज मेरे अंदर छुपे हुए हैं। वो मुझे गोली मार सकती हैं ताकि मैं बागी बनकर उनके राज दूसरों तक ना पहुंचा सकूं। इसका मतलब है तुम खतरात में घिरे हुए हो। मैं ऐसा नादान भी नहीं हूं कि खतरात को समझते हुए अपनी हिफाजत के इंतजामात ना कर सकूं। मैं जानती हूं कि तुम बहुत दानिशमंद हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूं। मुझे यकीन है जब भी तुम्हें मौका मिलेगा तुम पारस और पोरस दोनों का सर कुचल दोगे। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूं। मुझे खुशी है कि तुम मेरी जहानत और सलाहियतों पर भरोसा करती हो। तुम जल्दी देखोगी कि मेरी तमाम नाकामियाँ कामयाबियों में बदल चुकी हैं। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खबर सुनाने आई हूँ। इसे सुनने के बाद हो सकता है कि तुम अपनी हिकमत अमली से कामयाबियों के रास्ते पर चल पड़ो। ऐसी क्या खबर है? मैं बिली डोना के पास गई थी। ये जानती थी कि वो मुझे अपने अंदर आने नहीं देगी। फिर मैंने भी एक चांस लिया। फिर यह देखकर हैरानी हुई कि उसने मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं किया था। मैंने खामोशी से उसके ख्यालात पढ़े। मालूम हुआ कि उसके सर में अंदरूनी चोट आई हुई है जिसके बायस दिमाग कमज़ोर हो गया है। और ये तो मैं देख रही थी कि वो मेरी आमद को महसूस नहीं कर रही है। तुमने उसके अंदर रहकर कोई ख़ास बात मालूम की? मुझसे क्या पूछते हो? अब तो तुम भी उसके अंदर जाकर बहुत कुछ मालूम कर सकते हो। क्या अभी उसके दिमाग में जाओगे? मैं ऐसे काम में एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करता। वो उसी लम्हे ख्याल ख्वानी की परवाज़ करते हुए बिली के दिमाग में पहुंच गया। उसके ख्यालात पढ़े। ये मालूम करके खुशी हो रही थी कि वो मैनहट्टन की 27वीं स्ट्रीट के बंगला नंबर 202 में मौजूद है। मैन किलर के लिए सबसे बड़ी खबर यह थी कि पारस भी उसके साथ रहता है, लेकिन मुस्तकिल नहीं। 2-4 दिनों में एक बार उसके पास आता है। बिली डोना की सोच ने उसे बताया कि वो आइंदा भी दीवाना वार उसके पास आता रहेगा, क्योंकि उसने उसे दीवाना बना रखा है। मैन किलर ने नताशा से कहा, तुमने बहुत बड़ी कामयाबी का रास्ता ढूंढ निकाला है। अभी पारस उसके पास नहीं है, लेकिन आज या कल किसी वक्त भी आ सकता है। नताशा ने कहा, जैसे ही हमें पारस की आमद का इल्म होगा तुम इस बंगले को घेर कर उसके फरार के तमाम रास्ते मसदूद करके उसे गोली मार सकते हो। पारस को हलाक करना कोई मामूली बात नहीं है। फरहाद अली तैमूर की फैमिली में और बाबा साहब के दायरे में जलजला आ जाएगा। लिहाजा ऐसी हिकमत अमली से उसे कत्ल करना होगा कि उसकी हलाकत का इल्ज़ाम हम पर ना आए। नताशा ने कहा, तुम ठीक कहते हो। पारस के हज़ारों दुश्मन हैं, कोई भी उसे हलाक कर सकता है। तुम यही कोशिश करो कि उसकी हलाकत का इल्ज़ाम तुम्हारे सर ना आए। तुम सिर्फ मेरी बात क्यों कर रही हो? क्या उस पर हमला करते वक्त तुम मेरे साथ नहीं रहोगी? बात यह है मिस्टर किलर के। वो बात काट कर बोला, देखो मुझसे दूर रहने का कोई बहाना ना करना। टेलीपैथी जानने वाले एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, हमें भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बुनियादी बात यह है कि एतमाद के बगैर दोस्ती नहीं होती। ये बेहतर होगा कि पहले हमारे दरमियान एतमाद कायम हो जाए। जब तक हमारे दरमियान एतमाद से भरपूर दोस्ती कायम होगी तब तक बिली डोना दिमागी तवानाई हासिल कर चुकी होगी। फिर पारस तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। मैं बिली डोना की दिमागी तवानाई हासिल करने से पहले उस पर अभी तनवीमी अमल करूंगा। मिस्टर किलर, ऐसी गलती न करना। अभी उसके ख्यालात पढ़कर तुम्हें पता चलेगा कि पारस हर घंटे आधे घंटे के बाद उससे दिमागी रब्ता करता है। वो तुम्हारे तनवीमी अमल के वक्त पहुंचेगा तो जो कारनामा तुम अंजाम देना चाहते हो वो तुम्हारे लिए ख्वाब बनकर रह जाएगा। मैं ये सुनहरी मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। जैसे ही मुझे मालूम होगा कि पारस बिल्ली से मिलने आया है, मैं उसे फरार होने का मौका नहीं दूंगा। उसे देखते ही गोली मार दूंगा। ये मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा कारनामा होगा कि तमाम अमरीकी अकाबरीन मुझे सर पर बिठाएंगे। फिर कोई मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ओहदे से नहीं हटा सकेगा। तुम नहीं जानते मैं कितना चाहती हूँ जब तुम ये कारनामा अंजाम दोगे तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। अभी पारस वहाँ नहीं है। हम अपने ज़ाती मामलात पर गुफ्तगू कर सकते हैं। क्या तुम वही दोस्ती और एतमाद की बात करना चाहते हो? हाँ, अगर हमारे दरमियान एक मजबूत रिश्ता हो जाए तो फिर बेएतमादी ख़त्म हो जाएगी। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब हम मियाँ बीवी बन जाएंगे तो एक दूसरे की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। तुम ऐसी बात कह रहे हो जिसकी मैं तवक्को नहीं कर सकती थी। मैं कोई नई और अनोखी बात नहीं कह रहा हूँ। शादी सभी करते हैं, हम करेंगे और बड़ी मोहब्बत और एतमाद से करेंगे। तुमने इतनी बड़ी बात अचानक कह दिया, मुझे कुछ सोचने का वक्त दो। ठीक है, तुम हर पहलू से गौर कर लो। ये ज़िंदगी भर का मामला है। वैसे मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम मुझे बेहतरीन लाइफ पार्टनर पाओगी। उनका दिमागी रब्ता ख़त्म हो गया। नताशा समझ रही थी कि अब वो बिली डोना और पारस के सिलसिले में मज़ीद मालूमात हासिल करता रहेगा और इस बात की भी तस्दीक करेगा कि वो वाकई 27वीं स्ट्रीट के बंगला नंबर 202 में है।
मैन किलर नताशा को कभी ना बताता कि वो पारस को किस तरह ट्रैप करेगा, लेकिन नताशा बिली डोना के दिमाग में पहुंचकर मालूम कर रही थी कि वो क्या कर रहा है और आइंदा क्या करने वाला है। मैन किलर ने खुद उस 27वीं स्ट्रीट पर जाकर वहां से गुजरते हुए उस बंगला नंबर 202 को देखा, फिर अपने कई आलाकारों को हुक्म दिया कि वो राहगीरों के अंदाज में इस बंगले के आगे पीछे निगरानी करते रहें। वो अपनी इस मुहिम में पहली बार सिर्फ अपने ज़ाती आलाकारों को इस्तेमाल कर रहा था, फौज के किसी जवान से काम नहीं ले रहा था, और ना ही उसने किसी फौजी अफसर को बताया था कि वो कितनी बड़ी कामयाबी हासिल करने वाला है। मैन किलर के दिमाग में ये बात समा गई थी कि वह तनहा पारस को हलाक करने का बहुत बड़ा एजाज़ हासिल कर सकता है। वो जो मैदान मारना चाहता था वो बिल्कुल खाली था, उसके सामने कोई रुकावट नहीं थी। बंगले में बिली डोना होती, पारस होता और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मुलाजमा जूलिया होती। कोई ज़बरदस्त दुश्मन मुकाबले पर ना होता। फिर बिली डोना के बेडरूम में पारस निहत्ता होता। एक कातिल को जितनी सहूलतें मुयस्सर होनी चाहिए वह तमाम सहूलतें मैन किलर को हासिल हो गई थी, लेकिन एक चीज़ नहीं थी, वह शिकार नहीं था। और जब शिकार ही नहीं था तो वह तमाम सहूलतें लेकर क्या करता? खाली मैदान में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार में पूरा एक दिन गुजर गया। फिर वो रात गुजरने लगी तो उसे तशवीश हुई कि पारस ने इसी तरह आने में देर की तो बिली डोना दिमागी तवानाई हासिल कर लेगी। फिर वो उसके दिमाग में रहकर ये नहीं मालूम कर सकेगा कि पारस उसके पास कब आने वाला है। फिर उसने सोचा अगर पारस एक आध घंटे में वहाँ नहीं आएगा तो वह बिली के दिमाग पर कब्जा जमा कर तनवीमी अमल करेगा। वो मामूला बनकर रहेगी तो आसानी से उसके अंदर आता जाता रहेगा और पारस की मौजूदगी और अदम मौजूदगी की भी खबर होती रहेगी। उस पर तनवीमी अमल करने की नौबत नहीं आई। थोड़ी देर बाद ही मैन किलर ने बिली डोना के दिमाग में पारस की आवाज़ सुनी। हेलो बिली, क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तुम कहाँ हो? मैं 15 मिनट के अंदर आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे बंगले के अंदर नहीं आऊँगा। अंदर क्यों नहीं आओगे? क्या कोई ख़ास बात है? हाँ, मैं कुछ खतरा महसूस कर रहा हूँ। तुम अपना इमरजेंसी सफरी बैग तैयार रखो। मैं जैसे ही बंगले के सामने आऊँ तुम कार में आकर बैठ जाना। बिली ने अलमारी को खोलकर उसमें से एक बैग निकाला। उस बैग में कपड़ों का एक जोड़ा, एक साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर और रोज़मर्रा ज़रूरियात की चीज़ें रखी हुई थी। ये तमाम चीज़ें इस बैग में हमेशा रहती थीं। मैन किलर उसके अंदर छुपा हुआ था, उसकी और पारस की बातें सुन रहा था। समझने की कोशिश कर रहा था कि पारस इस बंगले के अंदर खतरा क्यों महसूस कर रहा है और वहाँ से बिल्ली को भी क्यों ले जा रहा है। मैन किलर इस बंगले से ज़्यादा दूर नहीं था। उसके तमाम आलेकार भी बंगले के अतराफ में छुपे हुए थे। उसने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उन सबको इतला दी। पारस 10 मिनट के अंदर बंगले के सामने पहुंचने वाला है। बिली फ़ौरन ही अपने बंगले से निकलकर उसकी कार में बैठेगी। फिर वो दोनों कहीं चले जाएंगे। तुम सब मोहतात रहकर उनका ताक़ुब करोगे और ताक़ुब के दौरान में ज़्यादा से ज़्यादा फासला रखोगे। एक आलेकार ने कहा, ज़्यादा फासला रखा जाएगा तो वो नज़रों से ओझल हो जाएंगे। इसकी फ़िक्र न करो, मैं बिली के दिमाग में रहकर मालूम करता रहूँगा कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। मैन किलर के नसीब में भागते रहना ही लिखा हुआ था। बिली डोना अपनी दानिश्त में पारस के साथ जा रही थी, लेकिन इस वक्त इस कार में उसके साथ पोरस था। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए बिल्ली से रब्ता किया था और ऐसे ड्रामाई अंदाज में उसे खतरे का एहसास दिलाया था कि वो अपना सफरी बैग लेकर बंगले से निकल आई थी और अब उसके साथ किसी नामालूम मंजिल की तरफ जा रही थी। उसने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या बताऊँ कहाँ जा रहे हैं? लोग जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ नहीं पहुँचते, और जहाँ पहुँचते हैं शायद वहाँ कोई पहुँचना नहीं चाहता। तुम्हारी इस बकवास का मतलब क्या है? क्या फ़लसफ़ा बोल रहे हो? सीधी सी बात कर रहा हूँ, बाज़ औक़ात हम वहाँ नहीं पहुँचते जहाँ जाना चाहते हैं। कहीं पहुँचने के लिए इरादा मजबूत होना चाहिए। इरादा हमेशा पूरा नहीं होता। हमारे पीछे जितने कुत्ते दौड़ रहे हैं वो शायद जानते हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है। बिली ने अकबनुमा आईने में देखा। यह समझना मुश्किल था कि ताक़ुब करने वाले कौन हैं और कितने हैं। उससे शाहराह पर बेशुमार गाड़ियाँ आगे पीछे दौड़ रही थीं। वो बोली, तुम ख्वामख्वाह शुबा कर रहे हो सकता है तुम्हारे ताक़ुब में कोई ना हो। आखिर तुम खतरा क्यों महसूस कर रहे हो? तुम्हारी दिमागी कमज़ोरी के बायस खतरा पैदा हो गया है। मेरी दिमागी कमज़ोरी? क्या तुम समझते हो मेरा दिमाग कमज़ोर है? हाँ कमज़ोर है, मगर तुम्हें इसका इल्म नहीं। वो बेयकीनी से बोली, मैं नहीं मानती। मेरी दिमागी कुव्वत ऐसी है कि तुम्हारे सिवा कोई मेरे अंदर नहीं आ सकता। पोरस अपना लबो लहजा बदल कर उसके दिमाग में आया, फिर बोला, हेलो बिली डोना, तुम्हें बहुत खुशफहमी है कि तुम पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेती हो, फिर सांस रोककर उन लहरों को भगा देती हो। क्या मुझे भगा सकती हो? उसने सांस रोकी, फिर चंद सेकंड के बाद सांस ली। पोरस ने अजनबी लहजे में कहा, सांस रोकने के बावजूद मैं मौजूद हूँ और तुम्हारे ख्यालात पढ़ रहा हूँ। बिली ने परेशान होकर पोरस को देखते हुए कहा, कोई मेरे दिमाग में घुसा है और चैलेंज कर रहा है कि मैं उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल सकूंगी। अभी तुम दावा कर रही थी कि तुम्हारा दिमाग कमज़ोर नहीं है। हाँ, मैं दिमागी तौर पर तवाना थी, फिर यह सब कैसे हो गया? किसी ने तुम्हारी लाइल्मी में तुम पर तनवीमी अमल किया है, तुम्हारे दिमाग को कमज़ोर बनाया है। तुम्हें कैसे पता चला कि किसी ने मेरा दिमाग कमज़ोर बना दिया? ऐसी बातें इत्तफाकन मालूम हो जाती हैं। मैं तुम्हारे दिमाग में आकर तुम्हें बताना चाहता था कि मैं किस वक्त तुम्हारे बंगले में वक्त गुजारने आऊँगा, लेकिन तुम्हारे अंदर पहुँचते ही मुझे नताशा और मैन किलर की आवाज़ें सुनाई दी। वो दोनों बोल रहे थे और तुम सहरज़दा थी। वो दोनों तुम्हें गायब दिमाग बनाकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो हैरानी से बोली, ओ गॉड, वो दोनों मेरे दिमाग के अंदर बोल रहे थे और मैं बेखबर थी। कार अब उस रास्ते पर जा रही थी जिसके दोनों तरफ बहुत बड़ा पार्क कई किलोमीटर तक फैला हुआ था।
अब से पहले पोरस ने इसी पार्क में जाकर नादीदा बनकर मैन किलर और उसकी पूरी फौज को परेशान किया था। उसने उसी जगह कार रोक दी जहां पहली बार रुकी थी। फिर बिली डोना से बोला, फौरन गाड़ी से निकलो और इस पार्क में चलो, अब तुम्हें वो ताक़ुब करने वाले नजर आएंगे। वो दोनों कार से उतरकर तेजी से दौड़ते हुए पार्क में जाने लगे। ऐसे वक्त उसी सड़क पर कई गाड़ियां आकर रुक गईं। बिली ने पोरस के साथ दौड़ते हुए कहा, तुम दुरुस्त कह रहे थे, वाकई दुश्मन हमारा पीछा कर रहा है। पोरस ने एक जगह रुककर कहा, तुम उधर घने दरख्तों की तरफ जाओ, मैं इधर जा रहा हूँ। तुम्हारे पास रिवॉल्वर है, कोई भी दुश्मन नजर आए तो उसे गोली मार देना। वह दोनों मुख्तलिफ सिमत चले गए। पोरस दौड़ता हुआ एक दरख्त के पीछे गया, फिर दाढ़ में दबी हुई गोली निकलकर नादीदा हो गया। बिली डोना एक हाथ में रिवॉल्वर लिए एक दरख्त के पीछे खड़ी हुई थी। दुश्मन दौड़ते हुए चले आ रहे थे। उसने एक तरफ फायर किया, एक शख्स को गोली लगी, वो चीख मारकर गिर पड़ा। मैन किलर ने ख्याल ख्वानी के जरिए अपने तमाम आलेकारों से कहा कि वो सब जहाँ हैं वहीं रुक जाएं, कोई बिली डोना के करीब ना जाए। सब ने उसके हुक्म की तामील की। मैन किलर बिली के दिमाग में पहुंचा हुआ था। उसकी पोजीशन मालूम कर रहा था कि वो किस दरख्त के पीछे कितने फासले पर खड़ी हुई थी। वो घने दरख्तों और झाड़ियों के पीछे छुपता हुआ एक लंबा चक्कर काटकर बिल्ली के पीछे आ गया। वो उससे चंद कदम के फासले पर थी और पीछे से आने वाले दुश्मन से बेखबर थी। मगर हाय बेचारा, मैन किलर भी बेखबर था कि बिली डोना के पास पोरस खड़ा हुआ है और मौत की तरह नजर नहीं आ रहा है। ऐसे ही वक्त पारस ने बिली के दिमाग में आकर पूछा, तुम वहाँ पार्क में क्या कर रही हो? मैं यहाँ बंगले में तुम्हारा इंतजार करूँ। वो बड़ी हैरानी से बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझसे कहा था बंगले में खतरा है, मैं तुम्हारे साथ वहाँ से निकल कर यहाँ आई हूँ। ओ गॉड, तुम धोखा खा गई हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि पोरस तुम्हें धोखा दे रहा हो? नहीं, वो धोखा नहीं दे रहा है, मैं पोरस के साथ नहीं पारस के साथ आई हूँ। पोरस तुम हो, मुझे धोखा देने आए हो? उसी वक्त मैन किलर ने पीछे से आकर रिवॉल्वर की नाल उसकी पुश्त से लगा दी। खबरदार, जरा भी हरकत करोगी तो गोली चल जाएगी। अपना ये रिवॉल्वर फेंक दो। बिल्ली ने पूछा, अच्छा तो तुम मैन किलर हो, मैं तुम्हें आवाज़ से पहचानी हूँ। मुझे बातों से बहलाने की कोशिश ना करो। तुमने फौरन रिवॉल्वर ना फेंका तो मैं सचमुच गोली मार दूंगा। पारस ने उसके अंदर कहा, रिवॉल्वर फेंक दो, वो गोली चला सकता है, उसे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं। बिल्ली ने रिवॉल्वर फेंक दिया। मैन किलर ने एक हाथ से उसकी गर्दन दबोच ली। रिवॉल्वर की नाल उसकी कनपटी से लगाकर बुलंद आवाज़ में ललकारते हुए कहा, पारस तुम जहाँ भी हो सामने आ जाओ, वरना मैं तुम्हारी महबूबा को ठाएं कर दूंगा। पोरस उसके बिल्कुल पीछे था। जब वो नमूदार हुआ तो वो उसे देख ना सका। उसने मैन किलर का रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठाकर गर्दन पर एक घुंसा रसीद किया। उसके हाथ से रिवॉल्वर छूट गया। फिर उसने मैन किलर को संभलने का मौका ना दिया। ताबड़तोड़ ऐसे हमले किए कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो चकराकर औंधे मुंह गिर पड़ा। उसे दोबारा उठने और संभलने में ज़रा देर लगी। इतनी देर में उसने अपने कूल्हे में सुई की चुभन महसूस की। फिर पोरस ने कहा, तुम्हारे लिए मौत की सज़ा बहुत छोटी है। ये हार्मोन्स का इंजेक्शन तुम्हें एक मुर्दे से बदतर रखेगा। फिर उसने बिल्ली से कहा, अभी पारस तुम्हारे अंदर दुरुस्त कह रहा था मैं पोरस हूँ और तुम्हें धोखा देकर यहाँ ले आया हूँ। बिल्ली ने बेयकीनी से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। इस वक्त तुम्हारा महबूब तुम्हारे अंदर होगा और मेरी बातें सुन रहा होगा। बस यकीन कर लो, मैं पारस नहीं हूँ। वो गुस्से से बोली, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? पोरस ने कहा, तुम्हें याद है? पारस ने ख्याल ख्वानी के जरिए तुमसे मुलाकात का वक्त मुकर्रर किया था और मुलाकात करने तुम्हारे बंगले में आने वाला था। उस वक्त सिर्फ मैं ही नहीं, मैन किलर भी तुम्हारे दिमाग में छुपा हुआ था। उसने अपने आलाकारों के जरिए उस बंगले को घेर लिया था। अगर पारस वहां पहुंच जाता तो फिर उसे बंगले से निकलकर फरार होने का मौका न मिलता। बंगले की चार दीवारी के अंदर दुनिया की कोई ताकत पारस को मौत से नहीं बचा सकती थी। पारस ने बिल्ली से कहा, यह दुरुस्त कह रहे। पोरस ने कहा, बिल्ली तुम्हारे पास पारस के बचाव का एक ही तरीका था कि उस बंगले का मुहासरा तोड़ दिया जाए। मैं जानता था कि मैन किलर तुम्हारे दिमाग में है। मैंने पारस बनकर तुम्हें खतरे का एहसास दिलाया और तुम्हें वहां से यहाँ इसलिए भी ले आया कि मैन किलर को भी उसकी मौजूदा अंजाम तक पहुंचाना चाहता था। तुम मुझे पारस समझकर मेरे साथ चली आई। मैन किलर और उसके आलाकार भी मुझे पारस समझकर धोखा खा रहे थे। इस तरह मैंने बंगले का मुहासरा तोड़ दिया। इन तमाम कुत्तों को दौड़ाता हुआ यहाँ तक ले आया। अब अपने पारस से पूछो कि वो मुलाकात के वक्त बंगले में पहुंचकर किस कदर महफूज है। पिछली बार उसने कहा था कि उसने मेरे एहसान का बदला उतारा है। इस बार मैं उसका कर्ज उतार कर जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि वो यहाँ तुम्हारे पास आ रहा होगा। ये कहकर वो बिली डोना से दूर होता हुआ घने दरख्तों के दरमियान गुम होता चला गया। पारस ऐसा नादान नहीं था कि बिली डोना से मिलने के लिए बेधड़क उसके बंगले में चला आता। वो जब भी उसके साथ वक्त गुजारने आता तो पहले खामोशी से उसके दिमाग में पहुंचकर उसके आसपास के हालात मालूम कर लेता। अगर पोरस बिली डोना को बचाने के लिए उस बंगले में ना आता और उसे खतरे का एहसास दिलाकर उसे वहां से ना ले जाता तो पारस भी वहां ना जाता। उसने बंगले में जाने से पहले बिली डोना के अंदर रहकर यह मालूम कर लिया था कि पोरस चालाकी दिखा रहे और पारस बनकर बिली डोना को अपने साथ ले जा रहे। पारस ने दिल में यह तस्लीम किया कि पोरस उसे और बिली डोना को नुकसान पहुंचाने के लिए यह चाल नहीं चल रहा है। उसने पहले भी बिली को अमेरिकन मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों की हिरासत से रिहाई दिलाई थी। इस बार उसने मैन किलर को फांसने के लिए चाल चली थी और अपने मकसद में कामयाब रहा।
वो उसे हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाकर चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी जिन्स तब्दील होने वाली थी। उसके खास आलेकार उसी पार्क में दूर कहीं छुपे हुए थे और उसके अगले हुक्म के मुंतजिर थे। वो इंजेक्शन लगवाने के बाद ज़मीन पर थोड़ी देर तक पड़ा रहा, फिर उठकर बैठ गया। बिली डोना वहाँ खड़ी हुई थी। उसने पारस से ख्याल ख्वानी के जरिए कहा, यह दुश्मन मार खाने के बाद फिर उठकर बैठ गया कि मैं इसे गोली मार दूँ? पारस ने कहा, नहीं, ये पोरस का शिकार था, वो इसे सज़ा देकर गया है, इसे ज़िंदा रहने दो। इसके हवारी इस पार्क में कहीं छुपे हुए हैं, वो मुझे नुकसान पहुँचाएंगे। तुम इत्मीनान रखो, मैं अभी उन सबको वहाँ से रुखसत कर दूंगा। वो मैन किलर के दिमाग में पहुँच गया। वो सोच रहा था, खुदा गारत करे पोरस को, मेरी पिटाई करके चला गया। उसे एक औरत पर हाथ उठाते शर्म भी नहीं आई। खुदा करे उसके हाथ टूटे। पारस ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे ख्याल ख्वानी करने पर मजबूर किया। उसने अपने काले कार के दिमाग में पहुंचकर हुक्म दिया, मेरे पास आओ, यहाँ बिल्ली डोना है, उसे कोई हाथ न लगाए। उसके तमाम आले कार उसके पास पहुंच गए। वो बोला, नज़रें नीची करो, शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारी माँ बहनें नहीं हैं? वो सब हैरानी से अपने बॉस को देख रहे थे। मैन किलर ने कहा, मुझे सहारा देकर ले चलो, बिल्ली को यहाँ रहने दो, मेरा बहनोई पारस आकर उसे ले जाएगा। वो सब उसे उठाकर वहाँ से ले गए। बिली डोना ने कहा, तुम इतनी देर से मेरे दिमाग में हो मगर जिस्मानी तौर पर दूर हो। तुम्हें मेरी हिफाजत के लिए यहाँ आना चाहिए। क्या तुमने मुझे पागल समझा है कि अब तुम्हारे करीब आऊँ और तुम्हारे दिमाग में छुप कर रहने वालों को हमला करने की दावत दूँ? वो बोली, मेरे दिमाग में मैन किलर छुपा हुआ था, अब वो किसी दुश्मनी के काबिल नहीं रहा है। पोरस मेरे अंदर आता है, लेकिन वो हमारा दुश्मन नहीं है, दोस्त भी नहीं है। जिसकी दोस्ती और दुश्मनी वाजे ना हो उस पर तुम भरोसा करो। मुझसे ये तवक्को ना रखो और ये ना भूलो कि पोरस ने तुम्हारे अंदर मैन किलर और नताशा की गुफ्तगू सुनी थी, और पता नहीं नताशा के अलावा कितने टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारे अंदर आने लगे हैं। वो परेशान होकर बोली, है मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे दिमाग के दरवाजे दुश्मनों के लिए कैसे खुल गए? मुझे पता ही ना चला, मैं क्या करूं? प्लीज़ किसी तरह फ़ौरन मेरे दिमाग को लॉक करो। फौरी तौर पर कुछ नहीं किया जा सकता। जो लोग तुम्हारे अंदर आते जाते रहते हैं वो मुझे तुम्हारे दिमाग को लॉक करने नहीं देंगे। मैं तुम पर तनवीम अमल करूँगा, वो तोड़ कर लेंगे। वो बेशक ऐसा करेंगे, लेकिन मुझे किसी तरह बचाओ। मैं जादूगर नहीं हूँ, ज़रा हौसला करो, हालात का मुकाबला करो। मौका मिलते ही तुम्हें दुश्मनों की पहुंच से दूर ले आऊँगा। उस वक्त तक दुश्मन मेरा क्या हशर करेंगे? मैं तुम्हारे दिमाग में आता रहूँगा। मेरी कोशिश होगी कि कोई तुम्हें नुकसान न पहुँचा सके। इसका मतलब है मैं तनहा हो गई हूँ? क्या मैं तुम्हारी तन्हाई दूर करने के लिए हूँ? नहीं, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रही हूँ। ऐसी खुदगर्ज नहीं हूँ कि तुम्हें अपने करीब बुलाकर तुम्हारी हलाकत का सामान करूँ। वो पार्क से गुजरती हुई उसी मेन रोड पर आई जहाँ पोरस अपनी कार रोककर उसे पार्क में ले आया था। वो कार वहीं खड़ी हुई थी। पारस ने कहा, पोरस तुम्हारे लिए ये कार छोड़ गया है, तुम इसमें बैठकर कहीं भी जा सकती हो। मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि जल्द आ सकूँ। मैं जहाँ भी जाऊँगी दुश्मनों को मेरा ठिकाना मालूम होता रहेगा, इसलिए अपने उसी बंगले में जा रही हूँ। उसने कार में बैठकर इसे स्टार्ट किया, फिर वहाँ से चली गई। पोरस इस पार्क से पैदल नहीं गया था, अपनी कार में आकर बैठ गया था। बिली डोना उसकी मौजूदगी से बेखबर थी। पारस ने तज्जिया किया कि पोरस इस पार्क से कहाँ गया होगा। जहाँ भी गया होगा उसे एक गाड़ी की ज़रूरत होगी, जबकि उसने अपनी कार उसी मेन रोड पर छोड़ दी थी। वो पिछली बार भी पार्क के अंदर जाकर गुम हो गया था और मैन किलर के फौजी उसे तलाश करते रह गए थे। इस बार भी वो पार्क के अंदर गुम हो गया था। पारस को यकीन हो गया था कि शीतारा की तरह पोरस के पास भी नादीदा बनाने वाली गोलियां हैं। उसने मुकम्मल यकीन करने के बाद शीतारा को मुखातिब किया। वो बोली, कौन है? जल्दी बोलो वरना सांस रोककर भगा दूंगी। मैं हूँ पारस, मेरे दिमाग में चली आओ। वो उसके पास आकर बोली, क्या बात है, आज मेरे पास कैसे आ गए? शीतारा, ज़्यादा चालाक ना बनो। तुम अभी छुपकर मेरे पास आई थी, क्यों आई थी? तुम्हारा दिमाग चल गया। मैं नहीं जानती कि तुम कहाँ हो, तुम्हारे पास कैसे आ सकती हूँ? तुमने नादीदा बनकर पोरस का ताक़ुब किया था, उसे मैन किलर की फ़ौज के ज़रिए पकड़ना चाहा था। इसी तरह तुम छुपकर मेरे पास आई थी। नादीदा बनाने वाली गोलियां सिर्फ तुम्हारे पास हैं, तुम नहीं जानते ये गोलियां पोरस के पास भी हैं। वो बहुत मकार है। वो पार्क में जाने के बाद वहाँ से कहीं फ़रार नहीं हुआ था। तमाम फ़ौजी उसे ढूंढते रहे। वो नादीदा बनकर मेरी कार में आ गया था, मुझे खबर नहीं हुई और वो मेरी खुफिया रिहाइशगाह तक पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर शायद वो मेरी नादीदा गोलियाँ तलाश कर रहा था। ऐसे वक्त मैंने उसे देख लिया, फिर वहाँ से फ़रार हो गई। अब उससे इतनी दूर चली आई हूँ कि वो अपनी स्प्रे करने वाली दवा के ज़रिए मेरी गोलियों और कैप्सूलों को नाकारा नहीं बना सकेगा। तुम ख्वाह कितनी ही दूर चली जाओ, इसी दुनिया में रहोगी। पोरस तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इस वक्त तुम पीछे पड़ गए हो, किसी खास मकसद के लिए मेरे पास आए हो। सच बताओ, क्या ये मालूम करना चाहते हो कि मैं किस खुफिया पनाहगाह में हूँ? जब मालूम करना होगा तो तुम्हें खबर भी नहीं होगी और तुम्हारे करीब पहुँच जाऊँगा। फिलहाल जो मालूम करना था वो कर चुका हूँ। वो उसके दिमाग से चली गई। पारस ने शीतारा के ज़रिए यह तस्दीक कर ली कि पोरस के पास नादीदा बनाने वाली गोलियाँ। यूं तस्दीक करने के बाद ये बात अकल में आई कि जब उसने नादीदा बनकर शीतारा का ताक़ुब उसके बंगले तक किया था तो क्या वो नादीदा बनकर बिली डोना के साथ कार में नहीं गया होगा? वो खामोशी से बिल्ली के अंदर आ गया। वो अपने बंगले में पहुंच गई थी। एक सोफे पर बैठकर परेशानी से सोच रही थी, पता नहीं कितने टेलीपैथी जानने वाले मेरे दिमाग में घुसे हुए हैं।
चूंकि दिमाग फ्री पोर्ट बन गया था, इसलिए अपने बचाव और फरार होने का कोई तरीका जहन में नहीं आ सकता था। तब उसने सोचा, नहीं, मुझे ऐसी ज़िंदगी गवारा नहीं है। मैं एक नहीं, कई दुश्मनों के निर्गे में रहकर जिंदा नहीं रहूंगी। फिक्र और अंदेशों में, खौफ और दहशत में मुब्तला रहकर जीने से मर जाना बेहतर है। मैं मर जाऊंगी। वो सोफे से उठकर अलमारी के पास आई। उसे खोलकर नींद लाने वाली गोलियों से भरी हुई शीशी निकाली। एक ख्वाब आवर गोली खाने से नींद आ जाती है। जो इस दवा के आदी होते हैं वो 2-4 गोलियां खाकर सो जाती हैं। इन्हें ज़्यादा तादाद में खाया जाए तो मौत वाक़ई हो जाती है। पारस ने अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं की, लेकिन उसे गोलियां इस्तेमाल करने से रोकने लगा। उसे महसूस हुआ किसी और टेलीपैथी जानने वाले ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया है और उसे गोलियां निगलने पर मजबूर कर रहा है। उसी वक्त पारस ने नताशा की आवाज़ सुनी। वो कह रही थी, इसके दिमाग में कौन छुपा हुआ है? इस बेचारी को गोलियां कौन खिलाना चाहता है? ये मर जाएगी, इसकी मौत से तुम्हें क्या हासिल होगा? नताशा भी पारस की तरह बिली डोना को उन गोलियों के इस्तेमाल से रोक रही थी। अगर मैन किलर नॉर्मल होता तो वो भी बिल्ली को मौत की तरफ जाने से बचाता, लेकिन एक बिल्ली का ही दिमाग ऐसा था जहां पहुंचकर पोरस के बारे में कुछ ना कुछ मालूम किया जा सकता था। फिर पारस ने शीतारा की आवाज़ सुनी। वो कह रही थी, नताशा, मैं तुमसे किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, लेकिन मौजूदा हालात में बिली डोना हम सब के लिए अहम है। तुम्हारी तरह मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि ये ख्वाब आवर गोलियाँ इस्तेमाल न करे। पता नहीं ये कौन है जो इसे मरने पर मजबूर कर रहा है। नताशा ने कहा, हमारी तुम्हारी टेलीपैथी की मुश्तरका कुव्वत ज़्यादा है। बिल्ली का जो भी दुश्मन है वो कामयाब नहीं हो सकेगा। इस वक्त बिली डोना की यह हालत थी कि वो कभी गोलियां खाने पर आमादा होती और कभी से इरादे से बाज आ जाती। उसके दिमाग में कुछ रहने वाले उसे ऐसा करने से रोक रहे थे और कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर रहे थे। पोरस की अपनी हिकमत अमली थी। वो बिली डोना को ख्वाब आवर गोलियां इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रहा था। वो चालबाज ऐसा क्यों कर रहा था ये वही जानता था। वो उसे मारना चाहता था या मारने के बहाने तमाम टेलीपैथी जानने वालों से दूर करना चाहता था। बहरहाल इस वक्त वह बिली डोना से दुश्मनी कर रहा था। जब उसने देखा कि बिल्ली के अंदर कई टेलीपैथी जानने वाले उसे बचाने के लिए जोर लगा रहे हैं और इतनी कुव्वतों के आगे उसकी कुव्वत काम नहीं आएगी, तब वो बिल्ली के पीछे नमूदार हो गया। इस बंगले में उसे देखने वाला कोई ना था। बिल्ली उससे बेखबर थी। उसने रिवॉल्वर के दस्ते से उसके सर पर एक ज़रब लगाई। इसके साथ ही फिर नादीदा हो गया। बिल्ली तकलीफ की शिद्दत से चीख मारकर फर्श पर गिरी, फिर बेहोश हो गई। तमाम टेलीपैथी जानने वालों को उसके दिमाग से निकलना पड़ा। जब तक वो होश में ना आती उसके ख्यालात पढ़े नहीं जा सकते थे। पारस दिमागी तौर पर हाजिर होकर मुस्कुराने लगा। अब किसी शुबे की गुंजाइश नहीं रही थी कि पोरस नादीदा बन जाता है, और वो इस वक्त भी बिली डोना के साथ कार में बैठकर इस बंगले में गया था। बिली डोना ने बंगले में आकर दरवाजे को अंदर से बंद किया। उसके कमरे में कोई दुश्मन बाहर से नहीं आ सकता था। नादीदा बनकर आने वाले ने ही उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया था। बज़ाहिर यह दुश्मनी थी, लेकिन पारस मुतमईन था। उसने समझ लिया कि उसने बिल्ली को तमाम टेलीपैथी जानने वालों से बचाने के लिए ऐसी हरकत की है। उसने सभी को उसके दिमाग से निकाल दिया था। पोरस के ज़हन में यह बात होगी कि बिल्ली के होश में आने के बाद तमाम टेलीपैथी जानने वाले फिर उसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन वह मक्कार किसी को आने नहीं देगा। वो बेहोशी के तसलसल से बिल्ली को कोमा में पहुंचा सकता था। कोई अहमक चालबाज नहीं हो सकता। चालबाजी के लिए जहानत लाजमी है। नताशा अपने तौर पर बड़ी जहानत से काम ले रही थी। वो अपनी चालबाजी से पारस के इतनी करीब पहुंच गई थी कि उसकी शारक भी काट सकती थी, लेकिन वो जानती थी कि माजी में बेशुमार शातिराना चाल चलने वालों ने उसके करीब रहकर उसे हलाक करने की कोशिशें की। फिर ऐसे कितने ही पारस, फरहाद और अली तैमूर को हलाक किया। बाद में पता चला कि वो उनकी डमी से निमटते रहे हैं और उन्हें हलाक करके खुशफहमी में मुब्तला होते रहे हैं। ऐसे साबका तजुर्बात की बिना पर नताशा बहुत मोहतात हो गई थी। उसने मुलाजमा बनकर एक ही छत के नीचे पारस के करीब रहकर उस पर हमला नहीं किया। उसने मैन किलर को कुर्बानी का बकरा बनाकर पेश कर दिया। वो बिली डोना के दिमाग में रहकर यह तमाशा देखती रही कि पोरस किस तरह पारस बनकर बिली को उसके बंगले से पार्क में ले गया और उसने मैन किलर को अपने पीछे आने पर मजबूर कर दिया। नताशा ने अपने कान पकड़कर दिल में कहा, ओ गॉड, अगर मैं मैन किलर को कुर्बानी का बकरा ना बनाती और खुशफहमी में मुब्तला रहकर खुद पारस को हलाक करना चाहती तो पारस और पोरस के चक्करों में उलझ कर रह जाती। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि पोरस भी बिली डोना के दिमाग में आता होगा और खामोशी से मेरी और मैन किलर की बातें सुनता होगा। मेरा ध्यान तो सिर्फ पारस की तरफ था। शुक्र है कि मैं पारस और पोरस से दूर रही, वरना पोरस मुझे भी मैन किलर की तरह अपने पीछे दौड़ा दौड़ा कर मार डालता। नताशा ने 2 दिन पहले एक खातून को ट्रैप किया था। वो खातून उसकी हम उम्र थी और उसके कद और जसामत के मुताबिक थी। उसने उस पर तनवी में अमल करके उसे मुलाजमा जूलिया बना दिया था। वो आंदा एक छत के नीचे बिली डोना और पारस के करीब नहीं रहना चाहती थी। पारस फिर किसी मौके पर मुलाजमा जूलिया पर शुबा कर सकता था, इसीलिए नताशा तनवी में अमल के जरिए दूसरी मुलाजमा जूलिया तैयार कर चुकी थी। वैसे मुलाजमा पर शुबा करने की कोई वजह नहीं हो सकती थी, क्योंकि जिस रोज़ मैन किलर पारस को घेरना और मारना चाहता था उस रोज़ बिली ने खुद ही मुलाजमा जूलिया को छुट्टी दे दी थी। उसके बारे में यही सोचा जा सकता था कि वो वारदात के दौरान में तमाम वक्त उससे दूर रही थी और उसके तमाम हालात से बेखबर रही। जब तक पोरस ने बिली डोना को बेहोश नहीं किया था उस वक्त तक तमाम टेलीपैथी जानने वाले मुतमईन थे
कि बिली के दिमाग को पारस लॉक नहीं कर सकेगा। उन सबको पोरस की तरफ से तशवीश थी। हर आने वाला दिन उनके दिल धड़काता था कि पता नहीं वो किस रोज़ टेलीपैथी को नाबूद करने वाली दवा स्प्रे करना शुरू कर देगा। तमाम टेलीपैथी जानने वाले पोरस से बाखबर रहना चाहते थे। कोई उसका पता ठिकाना नहीं जानता था। एक बिली डोना ही ऐसी थी जिसके दिमाग में पहुंचकर उन्हें पोरस के बारे में कुछ न कुछ मालूम होता रहता। वह तमाम टेलीपैथी जानने वाले ये सोचकर भी उलझते रहते कि पारस और पोरस के दरमियान किस नौयत के ताल्लुकात हैं। ये जाहिर था कि वे एक दूसरे के लिए न अच्छे थे न बुरे थे। वो कभी मिलते थे और कभी एक दूसरे से बोलते भी ना थे। लेकिन अजीब उलझाने वाली बात थी कि एक दूसरे के काम आते रहते थे। नताशा इस नतीजे पर पहुंच रही थी कि पोरस भी बिली डोना का दीवाना हो गया, इसलिए उसे दिमागी राब्ता कायम करता रहता है। पहले भी उसने बिल्ली की मदद की थी, इस बार भी उसे बंगले से निकालकर पार्क में ले गया। हो सकता है पोरस आगे चलकर बिल्ली को पूरी तरह अपने काबू में कर ले और उसे पारस से छीन कर ले जाए। अगर ऐसा होगा तो तमाम टेलीपैथी जाने वालों के हक में बाजी पलट जाएगी। पारस और पोरस दोनों में दुश्मनी पैदा हो जाएगी। फिलवक्त नताशा के सामने दो बड़े मसाइल थे। सबसे पहला और अहम मसला यह था कि पोरस की एंटी टेलीपैथी दवा से किस तरह महफूज रहे। दूसरा मसला यह था कि दूसरे टेलीपैथी जानने वालों के मुकाबले में किस तरह अपनी पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम बनाई जाए। पोरस अगर मैन किलर को हार्मोन्स का इंजेक्शन ना लगाता, सिर्फ उसे ज़ख्मी करके छोड़ देता, तो वो उसे अपना ताबेदार बना लेती। लेकिन अब तो वो गुलाम नहीं, कनीज़ बनने के काबिल रह गया था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि पारस या पोरस में से किसी को अपना ताबेदार बनाकर टेलीपैथी की दुनिया में अपना लोहा मनवा ले। वो सोचने लगी क्या करे, आइंदा किसे कुर्बानी का बकरा बनाए। नताशा ये जानती थी कि शीतारा ने मेजर टी हंटर को भी अपने शिकंजे में ले रखा है। वो यही देखकर तिल मिलाती रहती थी कि शीतारा और एल्पा उसकी तरह औरतें हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इक़्तिदार और क़ुव्वत हासिल करती जा रही हैं। उन दोनों से बरतर रहने की उसे दो ही सूरतें नज़र आ रही थीं। या तो उन दोनों से ज़्यादा इक़्तिदार और क़ुव्वतें हासिल की जाएँ, या उन दोनों की क़ुव्वतें छीन ली जाएँ। उनके टेलीपैथी जानने वालों को छीन कर उन्हें कमज़ोर बना दिया जाए। उसकी अकल ने समझाया कि अगर वो किसी तरह मेजर टी हंटर पर काबू पा ले, उसे अपना ताबेदार बना ले, तो उसकी खोपड़ी में बैठकर पूरे फ्रांस पर हुकूमत कर सकती है। यूं शीतारा से फ्रांस का इक़्तिदार छीन कर वो बहुत बड़ी बाजी जीत सकती थी। उसकी इन मनसूबाबंदियों के दौरान में पोरस ने बिली डोना को बेहोश करके तमाम टेलीपैथी जानने वालों को उसके दिमाग से निकाल दिया। नताशा जितनी सहूलतें और फ़ायदे बिली डोना से आइंदा हासिल करने वाली थी, पोरस ने उन सबसे नताशा को भी महरूम कर दिया। वह नहीं जानती थी कि पोरस ने ऐसा किया है। बहरहाल वो आइंदा बिली डोना से कुछ हासिल नहीं कर सकती थी। उसने अपनी तमाम तर तवज्जो मेजर टी हंटर पर मरकूज़ कर दी। अब वो शीतारा के मुकाबले में बहुत बड़ी बाजी जीत लेने का अहद कर रही थी।